हेलो एवरीवन। तो आज जो मैं न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने लगी हूँ, इसमें हमारी फीमेल लीड का नाम चामूही है और वो एक बहुत ही सक्सेसफुल सेलिब्रिटी है। इस टाइम पर वो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर शूटिंग के लिए अब्रॉड गई हुई थी और यहीं पर ही एक शो करते हुए वो एक बहुत टॉप पॉइंट तक पहुंचती है, बहुत सारी अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बाद। और वहां पर उसका हीरो के साथ कुछ इंटरेक्शन होना था। यहीं पर ही हमें स्टूडियो का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उसका ट्रांसलेटर बैठा हुआ था और ये ट्रांसलेटर हमारे ड्रामे का हीरो है और इसका नाम है हुजिन। क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करनी पड़ती थी, इसीलिए हर टाइम पर उसका ट्रांसलेटर हुजिन उसके साथ कनेक्टेड रहता था। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। एक्चुअली उसका ये प्रोजेक्ट एक जापानीज हीरो के साथ था जिसका नाम कुरोसावा है। उसके साथ उसने अपना प्रोजेक्ट तो पूरा शूट करा लिया था, लेकिन आज एंडिंग के टाइम पर उन दोनों की आपस में थोड़ी बहुत इंटरेक्शन थी और एक शो चल रहा था। यहाँ पर वो कहने लगता है कि आज यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है, कुछ ज्यादा ही सुंदर। ट्रांसलेटर सब कुछ ट्रांसलेट कर रहा था, उसकी ट्रांसलेशन बहुत ही जबरदस्त थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो शब्दों को ही नहीं बल्कि इमोशंस को भी साथ में ट्रांसलेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बोलता बोलता हीरो कुछ ज्यादा ही कह बैठता है और कुरोसावा ने उसे कह दिया था कि ये सीन तो मैंने बहुत दफा देखा है, लेकिन आज ज्यादा सुंदर इसलिए दिख रहा है क्योंकि सीनरी में तुम शामिल हो। और फिर वो उसे बोल ही देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो। इस टाइम पर चामूही वेट कर रही थी कि उसका ट्रांसलेटर उसे कुछ बताएगा कि सामने खड़ा लड़का क्या बोल रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। वो तो जैसे फ्रीज ही हो गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि हीरो का कन्फेशन इसे बताऊं या ना बताऊं। शायद वो मन ही मन में खुद भी चामूही को लाइक करता था, लेकिन फिर इन दी एंड जब बहुत सारी सवालिया नजरें उसकी तरफ थी तो उसे बोलना ही पड़ता है। वो कहता है, मिस चामूही, इसने आपसे अपना प्यार कन्फेस किया है। ये सुनते ही चामूही भी एकदम हैरान रह जाती है और बस इसी शॉकिंग सिचुएशन के साथ ही ये सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, 1 साल पीछे ले जाते हैं। ये वो टाइम था कि जब हुजिन चामूही के लिए काम ही नहीं करता था बल्कि उससे कभी मिला ही नहीं था। वो तो एक नॉवल राइटर के साथ उसका इंटरप्रेटर बनकर एक कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था। उसने बहुत अच्छे से उसके लिए ट्रांसलेशन की थी और राइटर इन दी एंड उसे थैंक्स भी बोलता है और एक गिफ्ट भी देता है। कहता है कि मैं बहुत सारे ब्लंडर्स मार बैठता हूँ। एक्चुअली वो ड्रिंक बहुत ज्यादा करता था, अपने होश गंवा बैठता था, कुछ गलत बातें बोल देता था, लेकिन उसे ट्रांसलेट करते समय हुजिन इतने अच्छे से संभालता था कि उसे इसके अलावा और कोई भी इंटरप्रेटर पसंद ही नहीं आता था। अब उसका काम तो खत्म हो गया था। अब उसके बाद वो खुद ही सैर करते हुए या फिर किसी की यादों में डूबा हुआ एक खास जगह पर जाने लगता है, जो कि एक रेस्टोरेंट था। ये गलियों में करके बना हुआ बहुत ही पुराना और ट्रेडिशनल स्टाइल का था और उसी टाइम पर चामूही भी जापान पहुंची हुई थी। उस टाइम पर वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। सेलिब्रिटी ना ही कहा जाए तो सही रहेगा क्योंकि कोई उसे पहचानता भी नहीं था। यहाँ पर जब हुजिन ट्रेन से सफर कर रहा था तो इसी ट्रेन में ही चामूही भी बैठी हुई थी। यहाँ पर हुजिन को कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं। वो एक लड़की को याद कर रहा था जो कि उसका फर्स्ट लव लग रही थी और इसी ट्रेन में ही उसकी अपने फर्स्ट लव से लगता है कि पहली मुलाकात हुई थी। जबकि चामूही, उस बेचारी का तो दिल ही टूटा हुआ था। वो यहाँ पर कुछ करने के लिए आई थी, किसी से बदला लेने के लिए। वो उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है एक पोस्ट को पढ़ते पढ़ते, यही उसकी डेस्टिनेशन थी। और यहाँ पर उसने पता कराना था कि उसका बॉयफ्रेंड अगर उसके साथ ब्रेकअप करके गया है तो आखिर किस लड़की की वजह से। वो उसे जाकर देखना चाहती थी। उसे यही खबर मिली थी कि उसके बॉयफ्रेंड ने यहाँ पर काम करने वाली एक शेफ की वजह से उसके साथ ब्रेकअप किया है। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा था, उसे समझ नहीं आ रही थी। वो ऐप के थ्रू बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐप भी सही से वर्क नहीं कर रहा था। उसके अंदर के इमोशंस को, उसके अंदाज को वो सही से ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा था। वो गुस्से में बहुत कुछ बोल रही थी, इवन कि 1-2 गालियां भी दे देती है। उसे लगा था कि मेरी लैंग्वेज यहाँ पर बैठा कोई भी समझ नहीं रहा, लेकिन एक्चुअली उसके बाजू में उस टाइम पर हमारा हीरो हुजिन बैठा हुआ था। लेकिन उसके हाथ में जो ब्रोशर था उसे देखकर लग रहा था कि ये यहाँ का नहीं है बल्कि कोई और लैंग्वेज पढ़ रहा है। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि ये तो कोरियन ही है। वो उससे लड़ने लगती है और कहती है कि तुम जानबूझकर एक और लैंग्वेज पढ़ने का ड्रामा कर रहे थे क्योंकि तुम मेरी बातें सुनना चाहते थे ना। बहुत मजा आ रहा है, मसाला लग रहा है मेरे टूटे दिल की कहानी सुनकर। लेकिन इतने में वहां पर एक बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है जो कि टूरिस्ट के तौर पर वहां पर फैमिली आई हुई थी। वो वहां की लैंग्वेज नहीं जानती थी, वो इटालियंस थे। वो उनके लिए यहाँ पर ट्रांसलेशन करता है और इमरजेंसी की सिचुएशन में उस बच्चे को बाहर एम्बुलेंस तक भी पहुंचाता है, उनकी पूरी पूरी हेल्प करता है। जाते हुए वो अपना सामान उसी कोरियन चामूही के पास ही छोड़ कर जाता है। एम्बुलेंस के पास उस बच्चे की मॉम को उसने अपना नंबर दे दिया था कि अगर आगे भी आपको ट्रांसलेशन की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना।
जब वो वापस आता है तो बाहर खड़ी चामुही उसका वेट कर रही थी। वो उससे सॉरी करती है कि मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया, और उससे कहने लगती कि क्या तुम मेरे लिए ट्रांसलेशन करोगे, मेरे लिए सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो चुकी है। वो उससे कहने लगता है कर तो लूंगा लेकिन गाली कभी नहीं दूंगा। वो ओके बोल देती है और फिर वो लोग अंदर जाते हैं और यहाँ पर उसे समझ आती है कि जिस लड़की को वो लवर समझ रही थी एक्चुअली वो नहीं थी, बल्कि अंदर से एक और शेफ निकली थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो शेफ तो प्रेग्नेंट भी थी। ये देखते ही उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड ने तो 3 महीने पहले ब्रेकअप किया है और ये तो 7 मंथ की प्रेग्नेंट है। इसका मतलब है कि सिर्फ ब्रेकअप ही नहीं किया इसकी वजह से, वो तो मुझ पर चीट भी कर रहा था। वो गुस्से के मारे कुछ भी नहीं बोलती और वहां से भाग जाती है। इतने में वो लेडी हुजन को बताती है कि जो इसका बॉयफ्रेंड था एक्चुअली वो मेरा फर्स्ट लव था, लेकिन ये बच्चा उसका नहीं है बल्कि मेरे एक्स हस्बैंड का है, जिसके साथ अब मेरी डिवोर्स हो चुकी है। और ये मेरी बहुत ही डिफिकल्ट समय है कि जब वो लड़का मेरी हेल्प कर रहा है। वो बाहर जाता है और उसे ये सारा कुछ बताता है कि ऐसा हुआ है और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का बेबी ये नहीं है, अब तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका, अपना अपना रास्ता नापो, इसके पीछे पड़ के तुम्हारे जख्म और ताजा होंगे, सब कुछ छोड़ दो। वो दोनों प्यार में है और वो लड़का उसकी केयर करता है, अब बस तुम उन पर शक करना बंद करो। तो वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं जो इतनी दूर यहाँ पर भटक रही हूँ, लैंग्वेज बैरियर सह रही हूँ, क्या ये प्यार नहीं है? मेरा प्यार तुम्हें नजर नहीं आता और उनका प्यार प्यार लग रहा है? मेरे साथ दोबारा चलो, मुझे कुछ और बात करनी है। लेकिन वो कहता है मुझे पता है, तुमने गुस्सा निकालना है, उनकी चीजें तोड़ के निकाल दो, उसके लिए तुम्हें ट्रांसलेटर की क्या जरूरत है? लेकिन वो कहने लगती है कि नहीं, मैं शांति से बात करना चाहती हूँ। अब वो उसे अंदर लेकर जाती है और कहने लगती है कि इसे बोलो ना किसने बेचारी बनकर सिंपैथी गेम खेलकर मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे छीन लिया है। वो बहुत सख्त शब्द बोल रही थी लेकिन वो ये ट्रांसलेट नहीं करता बल्कि नरमी से उसकी बात ट्रांसफर कर देता है। पर आगे से वो लड़की जो कि प्रेग्नेंट थी वो बहुत गुस्से में आ जाती है और बहुत मीन मीन बातें करने लगती है। वो बताती है कि इनफैक्ट तुम्हारा बॉयफ्रेंड, मैं और वो दोनों एक दूसरे का फर्स्ट लव है। उसे मुझसे तभी प्यार हो गया था कि जब वो जापान में पढ़ने के लिए आया हुआ था। उसके बाद मेरा फर्स्ट लव मुझसे किसी ने छीन लिया, ये दिखा करके वो बहुत बेचारी है, उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसका बचपन बहुत मुश्किल गुजरा है और वो एक हारी हुई इंसान है। और यहाँ पर इस पॉइंट पर पता चलता है कि जिस बात का दोष वो उस प्रेग्नेंट लेडी को दे रही थी, वही दोष वो उसे दे रही थी कि वो एक थर्ड व्हील बनकर आई है और सिंपैथी गेम खेल रही है। यहाँ पर वो ट्रांसलेट करता लेकिन उसे पता था इस लड़की का दिल टूट जाएगा। पर चामुही उसे ट्रांसलेट करने से रोक देती है और कहती है कि मुझे समझ आ गई है ये क्या कहना चाह रही है, शब्दों की जरूरत नहीं, इमोशंस पढ़ लिए हैं। मुझे डर है कि मैं इसके सामने ना रो दूं, नहीं तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। वो यहाँ पर उसे अपने कंधे से लगा लेता है और वो पीछे आंसू गिराने लगती है। वो उस प्रेग्नेंट लेडी को कहता है कि ये तो सिर्फ आपसे कुछ बात करने के लिए आई थी, इवन कि आपके लिए आते हुए एक गिफ्ट भी लेकर आई है और आप इसके साथ कितनी रूड हो रही थी, आपको शर्म आनी चाहिए। वही गिफ्ट जो उस ऑथर ने उसे दिया था वो उसने आगे किसी को दे दिया था। और फिर वो लोग वहां से बाहर चले जाते हैं। चामुही उससे कहने लगती है कि वो गिफ्ट एक्सपेंसिव था क्या, मैं पैसे दूं, तुमने मेरी इज्जत बचा ली, थैंक यू। लेकिन वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं। और फिर बस वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ती है तो चामुही की पॉकेट पे फोन रिंग करने लगता है, जो कि उसका नहीं था बल्कि वो तो था होजन का, जो कि उसके सामान के साथ उसकी पॉकेट में ही रह गया था, वो लौटाना भूल चुकी थी। वो भागती हुई वापस आती है, उसे रोकती है और उसे देती है। एक्चुअली ये कॉल उसी इटालियन लेडी की तरफ थी जिसके बच्चे की उसने जान बचाई थी रेस्क्यू करके। वो उसे बताती है कि अब वो ठीक ठाक है और मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहती थी और थैंक्स के तौर पर मेरा एक गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। हमारे रेस्टोरेंट की बुकिंग थी, सब कुछ ऑलरेडी पेड है, वो डिनर तुम जाकर कर लो अगर तुम्हारे पास कोई कंपेनियन है तो। वो सोचने लगता है कि ये सारा कुछ जाया हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर वो चामुही से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। वो भी बिल्कुल फ्री थी, उससे कहने लगती है ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी अकेले से बेहतर दो ही होते हैं। वो सोचते हैं कि डिनर में तो अभी थोड़ा समय है, क्यों ना थोड़ी बहुत सैर कर ली जाए। वह वो दोनों जब आउटिंग कर रहे थे तो यहाँ पर चामुही उस अपने बारे में बताती है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हर जगह हर फेमस मूवी में या ड्रामा में उसका कैरेक्टर बस चंद सेकंड्स का ही होता था, जिसकी वजह से कोई भी उसे जानता ही नहीं था। वो ये भी बताती है कि मेरे इंस्टा पर 10,000 फॉलोअर्स बस होने ही वाले हैं, क्या तुम फॉलो करोगे? 10,000 कंप्लीट कराने में मेरी हेल्प ही करा दो। यहाँ पर सैर करते करते वो एक बहुत ही सुंदर सा नजारा देख रहे थे सी के पास। वो उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पहले भी आए थे? वो कहता है हाँ कई दफा आया हूँ। उसे फील हो गया था कि इसकी भी कोई लव स्टोरी है। उससे कहने लगती है कि शेयर कर सकते हो मुझसे, लेकिन वो कहता है कि किसी गैर से पर्सनल बातें क्यों शेयर करूं। वो बोलती है गैरों से ही तो शेयर करने का मजा है,
मैंने और तुमने दोबारा तो कभी मिलना नहीं, इसीलिए मुझे तुम्हारे सामने कोई शर्मिंदगी भी नहीं हो रही अपने टूटे दिल की लव स्टोरी सुनाकर। तो वो भी उसे बताता कि एक लड़की थी, लेकिन उसने मुझसे गिफ्ट में पूरा आइलैंड मांग लिया था। आज उसकी बर्थडे है और मैं यहाँ पर मनाने के लिए आया हूँ, लेकिन वो लड़की कहाँ है? तो वो कहने लगता है कि वो अपनी बर्थडे अब किसी और के साथ मनाती है। मतलब इतने में वो लोग रेस्टोरेंट तलाश करने लगे थे। उन्हें लोकेशन की कुछ सही से समझ नहीं आ रही थी और इसी बीच उनके बीच एक ट्रेन आने लगती है और गेट्स क्लोज हो जाते हैं। वहीं पर ही खड़े खड़े होजन को एक कॉल आती है और ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसे किसी पर्सन को तलाश करने के लिए जाना था जो कि उसी पॉइंट पर था जहां से वो भी आउटिंग करके आया था। वो वहीं पर ही पार खड़ी छामुही से कहने लगता है कि आगे तुम अकेली ही चली जाओ, डिनर करो, एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ। अभी आइलैंड के पास वही लड़की मौजूद थी जिसकी मैं बर्थडे मनाने के लिए आया हुआ था। उसे कहती है जाओ और अपनी जिंदगी अपना प्यार आजमा लो, भाग के जाओ। उनके बीच ट्रेन आई और उसके बाद होजन वहां नहीं खड़ा हुआ था। उसके जाने के बाद उसे थोड़ा सा अफसोस तो जरूर होता है कि मैंने इससे नंबर भी नहीं लिया, क्या मुझे इंस्टा पर फॉलो भी नहीं करेगा? शायद ये वाकई हमारी एक आखिरी मुलाकात थी, बिल्कुल एनोनिमस बनकर रह जाएगा ये। अब उसके बाद वो अपनी कंट्री में वापस आ गई थी। एक छोटे से बजट की एक आम सी मूवी थी जिसमें उसको हीरोइन का रोल मिला था और उसने बहुत खुशी खुशी ले लिया था। पहली दफा वो मेन लीड बनने वाली थी। ये एक हॉरर मूवी थी जिसमें उसका कैरेक्टर था डोरामी का, लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम था उनके बजट के साथ, जिसकी वजह से उनकी स्टंट वुमन भी भाग गई थी। वो अपनी मूवी अपने लीड रोल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती थी, तो खुद ही वो स्टंट लेने का फैसला कर दिया। सब कुछ अच्छा हो रहा था। वो कहते थे कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, थोड़ी ही देर में यहाँ पर फायरवर्क्स होने वाले हैं। सीन तो उसने शूट करा दिया था, लेकिन उसके बाद उसकी हार्नेस टूट गई थी। वो उस छोटी सी बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है, लेकिन ये भी उसके लिए काफी ऊंची थी और उसके गिरते ही उसके सामने आंखों के फायरवर्क्स होने लगते हैं। उसे ऐसे फील होता है कि जैसे उसके मरने की खुशी में हो रहे हैं और बस इसके साथ ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसकी आंखें खुलती हैं फिर हॉस्पिटल बेड में, जहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स और स्टाफ उसके सामने खड़े हुए थे। उन्हें उसके होश में आने की बहुत खुशी थी और इसके साथ ही जगह जगह मीडिया ब्रीफिंग स्टार्ट हो जाती है कि हिट हो जाने वाली डोरामी बहुत महीने कोमा में गुजारने के बाद अब होश में आ चुकी है। वो ना सिर्फ कोरिया में बल्कि बहुत सारे देशों में फेमस हो चुकी थी क्योंकि उसके डोरेमी वाला कैरेक्टर दुनिया ने बहुत पसंद किया था। वो वाकई एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी, एक लीड एक्ट्रेस। जो भी उसका सपना था वो सारे पूरे हो चुके थे। जैसे उसकी आंख बंद हुई थी और फिर खुली थी, उसने वो सारा कुछ हासिल कर लिया था जिसके लिए इतने सालों से स्ट्रगल किया था। उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे, लोग उसके आगे पीछे थे, उसका हॉस्पिटल रूम गिफ्ट से भर जाता है। और उसके होश में आने की ये खबर हमारा हीरो होजन भी देख रहा था और इसके साथ ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। हमें दिखाते हैं एक फ्लैशबैक। एक्चुअली होजन जब जापान में छामुही से मिला था तो 3 महीने तो वो ओवरसीज अपने ट्रिप पर ही रहा था। जैसे ही वो कोरिया एंटर हुआ था तो उसके ड्राइवर ने उससे पूछा था कि क्या आप कभी किसी सेलिब्रिटी से मिले हैं। एक्चुअली एयरपोर्ट पर एक सेलिब्रिटी के लिए काफी रश लगा हुआ था और सेलिब्रिटी शब्द सुनते ही उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ छामुही ही आती है। वो तुरंत ही उसका इंस्टा ओपन करके चेक करता है। 10,000 फॉलोअर्स होने में उस टाइम पर सिर्फ एक ही फॉलोअर बाकी था और वो उसे फॉलो कर देता है। उसका एक सपना तो उसने पूरा कर ही दिया था। इसके साथ साथ उसे ये भी पता चल गया था कि वो एक हॉरर मूवी की शूटिंग पर गई हुई है। वो मन ही मन में विश करता है कि उसके लिए ये मूवी बहुत सक्सेसफुल रहे। और उसी टाइम पर वहाँ फायरवर्क्स होने लगते हैं। ये वही समय था कि जब वो अपना आखिरी सीन शूट कराते कराते छत से नीचे गिर गई थी। अब फाइनली छामुही बिल्कुल ठीक ठाक हो गई थी और उसे बहुत सारे इवेंट्स पर भी बुलाया जा रहा था। उसकी लाइफ तो एकदम चेंज हो गई थी। उसे ऐसा लगता है कि जैसे मैं मरी हूँ और उसके बाद सीधी स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। उसे लाइफ बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह से लग रही थी। वो अपने गिरने को अपने मरने के बराबर ही समझ रही थी और ये नई लाइफ वो अपनी पीक पर अपने जश्न को एंजॉय कर रही होती है। वो डिफरेंट जगहों पर जाती है, इंटरव्यूज में, कभी शोज में तो कभी फोटोशूट पर। हर जगह लोग उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी कभी तो उसकी पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। उसे एकदम लगने लगता है कि ये ड्रेस तो बहुत महंगा है, कहीं खराब ना हो जाए। लेकिन उसका मैनेजर उससे कहता है कि अब तुम डोरामी हो, ये सारा कुछ ना सिर्फ तुम पहन सकती हो बल्कि खराब भी कर सकती हो, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही जब उसने पहली दफा अपना इंस्टा चेक किया था तो उसे पता चला था कि उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर पहली दफा उसके साथ कुछ अजीब सा होता है। एक दफा वो मिरर में देखती है तो उसे लगता है कि उसके सामने डोरामी बैठी हुई है जो उस पर हंस रही है। लेकिन वो एकदम नर्वस हो जाती है, दूसरों से ये बात छुपा लेती है। उसे हेलुसिनेशन हुई थी। दूसरी तरफ हमें होजन को दिखाते हैं।
उसका घर किसी फार्म हाउस से कम नहीं था, बहुत बड़ा था, जो कि उसके ग्रैंडपा उसके लिए छोड़ कर गए थे। और इसके साथ साथ वहां पर बेशुमार बुक्स भी थी जो कि एंटीक्स के लेवल तक मानी जाती थी। वो तो ज्यादातर ओवरसीज ट्रिप पर ही रहता था, तो उसके अंकल अक्सर ही इस घर को गेस्ट हाउस के तौर पर यूज करते थे और काफी सारा पैसा भी कमा रहे थे। कहते हैं कि घर फारिग पड़ा हुआ है, अच्छा है ना, लोग आते रहते हैं, रौनक बनी रहती है। ये सारी की सारी बुक्स एक्चुअली उसकी मम्मी के नाम पर थी और वो कहता है कि मम्मी को ओवरसीज से बुलाओ ना, आए और अपनी बुक्स लेकर जाएं। लेकिन उसके अंकल का कहना था कि इसके लिए तो पूरा एक शिप चाहिए और वो जल्दी नहीं आएंगी, तुम अपनी शादी कराओ ना, शायद तुम्हारी शादी के बहाने ही आ जाए। और बस इसी के साथ ही उसे पता चलता है कि जो भी उसके रिलेटिव्स या उसके क्लोज लोग हैं वो आजकल उस पर शक कर रहे हैं कि जैसे उसने उसी सेलिब्रिटी को डेट किया है जो कि आजकल डोरामी के नाम से जानी जाती है। एक्चुअली चामुई ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की थी और वो जापान की थी। उसी फोटो में होजन भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका सिर्फ साइड पोज था। लेकिन उसके करीबी लोग तो उसे पहचान चुके थे। वो हर किसी को एक्सप्लेन कर करके थक गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं उस गर्ल के साथ ट्रिप पर नहीं था और ना ही मेरा उस सेलिब्रिटी से कोई भी लेना देना था। इवन कि वो अपने फ्रेंड्स के सामने प्रिटेंड करने की भी कोशिश करता है कि इस लड़के की शक्ल मुझसे कितनी मिलती है ना, लेकिन वो आगे से कहने लगते हैं कि बेवकूफ बनाना है तो किसी और को बनाना, तुम्हें तो हम मास्क में भी पहचान लेंगे। अब एक दफा वो टीवी पर एक शो देख रहा था जो कि चामुही ही कर रही थी। यहीं पर ही उसके माइंड में ख्याल आता है कि मैं उससे एक मुलाकात करने की कोशिश तो करूं। और फिर फाइनली वो दिन आ ही जाता है कि जब चामुही का एक इंटरनेशनल मैगजीन के साथ एक इंटरव्यू था और वहां पर उसने एक इंटरप्रेटर भी अरेंज कराया हुआ था। वो इंटरप्रेटर और कोई नहीं बल्कि आगे से होजिन ही निकलता है। वो उसकी आवाज सुनते ही शॉक्ड रह जाती है, मुड़कर उसे देखती है और उसका मन कर रहा था कि तुरंत इसे बातें करना स्टार्ट कर दे, लेकिन उन लोगों के सामने से रिजर्व होना पड़ता है। यहाँ पर वो लोग भी उससे पूछते हैं कि तुम्हारी इंस्टा पर एक फोटो है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो लड़का शायद तुम्हारा कोई रोमांटिक बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक स्ट्रेंजर था जिसने मेरी हेल्प की थी। हाँ, लेकिन वो इतना जरूर बोलती है दबे दबे शब्दों में कि जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे ये ख्याल जरूर आता है कि शायद अजनबी रास्तों पर एक हैंडसम अजनबी मुझे दिखेगा और मेरी दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। अब ये बात सुनते ही उसके पीछे बैठा होजिन भी ब्लश करने लगता है। अब उसके बाद वो मैनेजर से कह रहा था कि मुझे 2 मिनट चामुई से एक बात करनी है, मुझे उससे मिलवा दो। और वो तो उस टाइम पर वैन में बैठी अपना खाना खा रही थी। उसका स्केड्यूल बहुत टाइट होता था, उसे खाने का समय भी ढंग से नहीं मिलता था। अभी तो उन दोनों ने हेलो हाई ही किया था कि वो लोग अपने अगले वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। वहां के इंटरव्यू के लिए पहले ही लेट हो चुकी थी तो उसे तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन वो जाते जाते उससे कहती है कि 2 घंटे लग जाएंगे, क्या तुम मेरा वेट कर सकते हो? वो कहता है कर लूंगा। अब वो लोग जैसे ही इंटरव्यू के लिए उस टीवी शो की तैयारी कर रहे थे तो वहीं पर उसके मैनेजर का हेडफोन पड़ा हुआ था। वो बाहर निकल जाता है और अंदर मेकअप रूम की सारी बातें आउट हो जाती हैं। वहां पर मुही से वो लोग यही कह रहे थे कि हाँ, जो लड़का इंटरप्रेटर था वो तो बहुत हैंडसम था, क्या ये वही नहीं था जो आपकी फोटो में भी है? हमने तो पहचान लिया है। लेकिन वो कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो, वो सिर्फ एक स्ट्रेंजर था। हाँ, लेकिन ये सच है कि उसका और मेरा वो एक दिन बहुत ही सुंदर बीता था। वो उसके बारे में फीलिंग्स रखती थी और ये बात कहीं ना कहीं होजिन को भी अंदाजा हो ही रही थी। अब इंटरव्यू ओवर होता है और उसके बाद वो चामुही की तलाश में था कि इतने में वो उसके बाजू में आकर खड़ी हो जाती है। वो चाहती थी कि उसे कोई पहचाने ना। वैसे भी वो जब उसके साथ वॉक पर जा रही थी तो उसे कहती है कि लोग मुझसे ज्यादा डोरामी को पहचानते हैं, अगर हॉरर वाला मेकअप करूं तो फिर शायद पहचान ले। यहाँ पर ठंड काफी थी तो वो उसे अपना स्कार्फ उतार कर दे देता है और कहता है कि क्यों ना हम दोनों इकट्ठे डिनर कर ले, वही डिनर जो पेंडिंग रह गया था। और वो उसके साथ तुरंत ही डिनर करने चली जाती है और उससे पूछती है कि तुम कुछ बोलने वाले थे, बोल दो ना। और वो उससे कहता है कि मैंने कहना था कि जो इंस्टा वाली फोटो है ना आपकी, वो डिलीट कर दे जिसमें मैं दिख रहा हूँ। वो हैरान हो जाती है कि इसे मुझसे मिलने का मौका मिला और इतनी छोटी सी बात कर रहा है फोटो डिलीट करने की। वो कहता है कि मैंने जानबूझकर आपको तलाश किया था और ये जॉब भी पकड़ी थी क्योंकि मैं आपसे मिलना चाहता था और तो मिलने का कोई रास्ता नहीं था, और जो लोग मेरे करीबी हैं वो तो पहचान भी चुके हैं। कल को आपके लिए कोई दिक्कत ना हो इसलिए बेहतर होगा डिलीट कर दें। लेकिन वो अपना फोन निकालती है, वो फोटो डिलीट ही करने वाली थी कि उसे कहती है कि अगर डिलीट कर दिया तो फिर तो लोगों को और ज्यादा शक हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि मैं इतनी फेमस हो गई इसलिए मैंने अपने पुराने बॉयफ्रेंड को डंप कर दिया है, वो लोग उससे भी ज्यादा तुम्हारा पीछा करेंगे। और यहीं पर ही परेशानी के मारे उसके मुंह से एक बात निकल जाती है। वो कहता है कि क्या इस पोस्ट की डेट नहीं चेंज हो सकती किसी तरह? और फिर उसे समझ आ जाती है कि वही लड़की जो उसका फर्स्ट लव थी उस दिन उसकी बर्थडे थी और उसी की याद में वो उस पॉइंट पर गया हुआ था जहाँ से उनकी यादें जुड़ी हुई थी। और वो ये नहीं चाहता था कि उस लड़की को पता चले कि वो उस पॉइंट पर गया हुआ था या फिर वो किसी और का बॉयफ्रेंड बन गया था, ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी ना हो।
अब ये सुनने के बाद एक तरफ चामुही को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर वो उसे कन्विंस कर ही लेती है कि अच्छे से सोच लो डिलीट करनी है कि नहीं। और वो कहता है कि ठीक है, मैं सोच लूंगा और उसके बाद तुम्हारे मैनेजर को मैसेज करके बता दूंगा। जाते जाते वो उसके सामने अपना हाथ बढ़ाता है और वो तुरंत ही उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है, लेकिन एक्चुअली वो तो उससे अपना स्कार्फ वापस मांग रहा था। यहाँ पर वापस जाते हुए उसे ये भी पता चलता है कि मेरे मैनेजर से इसकी अच्छी खासी बनती है, ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। मैनेजर बताता है कि मिस्टर जू होजिन ये अक्सर आपको देखने के लिए वार्ड में आया करते थे, वो टाइम जब आप 8 बंदों के वार्ड में हुआ करती थी। आपकी मूवी तो अभी रिलीज भी नहीं हुई थी, फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब थी और ये आते थे आपका पता करते थे, क्योंकि इन्होंने न्यूज में पढ़ लिया था कि चामुही एक छोटी सी एक्ट्रेस छत से गिरकर जख्मी हो गई है और बस इन्होंने आपकी काफी केयर की थी। उसी दौरान मेरा इनके साथ इंटरेक्शन हुआ था, लेकिन बाद में जब आप फेमस बन गई तो उसके बाद आपको वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद से इनका आना जाना बंद हो गया था। अब इसके बाद हमें होजिन को दिखाते हैं। उसे जो लड़की पसंद आई थी उसका नाम सुजिन था और सुजिन उससे वो अपने दिल की बात कह पाता, अपना लव एक्सप्रेस करता, उसे प्रपोज करता, उससे पहले ही उसे पता चलता है कि वो ये बाजी हार चुका है। उसका एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड वो उसका बॉयफ्रेंड बन चुका था और यही से उसकी कहानी का दी एंड हो गया था। लेकिन वो आज तक सिंगल था, उसे सुजिन की यादों में। चामुही ने अपने मैनेजर से होजिन का कार्ड भी ले लिया था। वो बार बार उस कार्ड को देखती, उसे तो नंबर जुबानी याद हो गया था। इसके साथ ही उसने ये भी मैसेज भेजा था कि वो फोटो डिलीट कर दो और उसने डिलीट भी कर दी थी। अब यही बात उसे इन्फॉर्म करने के लिए एक बहाना बनाकर वो उसे कॉल कर दिया। लेकिन उसी समय उसने अपने मैनेजर को एक टास्क भी दिया हुआ था कि कैसी लड़की तलाश करो जिसकी बर्थडे वही डेट है कि जब मैंने वो फोटो पोस्ट की थी। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो कितनी सुंदर है। वो जब उससे फोन पे बात कर रही थी तो उसी टाइम पर उसके मैनेजर ने उस लड़की को ढूंढ निकाला था। वो कहता है कि मुझे पता चल गया और वो प्रोड्यूसर है, और ये सारा कुछ कॉल पर होजिन भी सुन लेता है। उसके बाद चामुही को बहुत शर्मिंदगी होती है। वो उसे कहती है कि मैं मिलकर तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। वो उसके घर के बाहर पहुंच जाती है और कहती है कि तुम मुझे एक स्टॉकर समझ रहे होगे। वो कहता है ऑफ कोर्स यही समझूंगा, तुम उसे क्यों तलाश कर रही थी। वो बोलती है कि मुझे काफी एम्बैरेसमेंट हो रही है और हाँ, मैं वादा करती हूँ कि कोशिश जरूर करूंगी कि उस लड़की की इंस्टा प्रोफाइल को चेक ना करूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं चेक कर बैठूंगी। और हाँ, क्यूरियस सिर्फ मैं ही नहीं हो रही, तुम भी तो हुए थे। तुम मुझे चेक करने के लिए हॉस्पिटल नहीं आते थे क्या? तब भी हम सिर्फ अजनबी ही थे जो सिर्फ एक ही दफा मिले हों। वो बोलता है कि तुम इधर उधर से चेक करोगी, पता करोगी, उस तक खबरें पहुंच जाएंगी। उससे बेहतर है कि मैं तुम्हें खुद ही सारा कुछ बता दूं। अंदर चलो, यहाँ बहुत ठंड है। उसे अंदर लेकर जाता है और उससे कहने लगता है कि ये थी मेरी लव स्टोरी। प्यार के इजहार से पहले ही वो मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, लेकिन बहुत सालों तक मुझे उसकी यादें आती थी और उसकी याद में मैं उसी आइलैंड पर जाता था, वही आइलैंड जो उसे अपने बर्थडे गिफ्ट में चाहिए था। वो उसे कहने लगती है कि उस दिन भी तुम्हें वही लड़की मिलने वाली थी ना, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ उसे तलाश करने के लिए गया था, वो भी अपने फ्रेंड के कहने पर, और हमारे बीच इस वक्त कुछ भी नहीं है। वो उसे कहने लगती है कि उस दिन अगर हम दोनों डिनर पर इकट्ठे गए होते और वो लड़की अभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं पहुंची तो शायद हमारे बीच कुछ हो चुका होता, हम दोनों रिलेशनशिप में भी हो सकते थे। यहाँ पर चामुही ने तो बहुत क्लियरली उसे ये शो करा दिया था कि वो उसके लिए फीलिंग्स रखती है, लेकिन वो उससे बोलने लगता है कि चाहे हम उस दिन डिनर पर गए या नहीं गए, लेकिन हमारे बीच ये रिश्ता पॉसिबल ही नहीं है। अब ये सुनते ही बेचारी का दिल टूट जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो रो ही पड़ेगी, लेकिन फिर झूठ बोलने लगती है कि मुझे फ्लू हो रहा है, बाहर ठंड में खड़ी रही थी ना, और फिर उससे छुप कर एम्बेरसमेंट के मारे अपने आंसू और अपनी नोज दोनों ही वाइप करने लगती है। अब जाते जाते उससे अपनी एम्बेरसमेंट कवर करने के लिए कहती है कि मैं तो वैसे ही पता कर रही थी कि मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हूँ, तो तुम उस पुराने राज की वजह से मेरा फायदा तो नहीं उठाओगे, कहीं मेरे से करीब तो नहीं होना चाहते। लेकिन अब मेरी कंफ्यूजन क्लियर हो गई है। खुद को किसी तरह से थोड़ा बहुत कवर करके वहां से जा रही थी, और फिर वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि आपके बाद शायद हमारी कभी मुलाकात नहीं होगी। अब चामुही एक अवार्ड शो में जा रही थी। यहाँ पर उसके साथ एक दुर्घटना हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने दुरामी चलती हुई आ रही है और आते ही उसे धक्का दे देती है। वो गिरती उससे पहले ही वो हीरो कुरोसावा उसे पकड़ लेता है और ये सीन एक रोमांटिक सीन में बदल गया था। लेकिन इसके बाद चामुही बहुत डर गई थी और वो पहुंच जाती है होजिन से मिलने के लिए, जो उसके पहले भी कुछ राज जानता था, और अब वो उसके सामने रोती हुई बैठी थी और उससे कहने लगती है कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो तुमने मुझे कहा था कि हमारे बीच रिलेशनशिप तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं चीयर करूंगा तुम्हारी हर खुशी को देखकर। मैं क्राउड में कहीं खड़ा तुम्हारे लिए क्लैप कर रहा हूँगा। तुम्हारा जश्न अभी शुरू हुआ है, इसलिए अपनी लाइफ को एंजॉय करो। यही बात उसने बोली थी और आज उससे कहने लगती है मुझे लगता है कि मेरा जश्न खत्म होने वाला है, मुझे लगता है कि मैं पागल हो रही हूँ।
तो गाइज आजकल चामुही अपने अवार्ड शो के सिलसिले में जापान आई हुई थी और यहाँ पर जिस होटल में उसने स्टे किया हुआ था वहीं पर ही होजिन भी स्टे कर रहा था। जब वो परेशान होती है तो यही बात शेयर करने के लिए तुरंत ही उसके पास जाती है। उसे लैंग्वेज बैरियर था, उसे डॉक्टर के पास जाना था, तो उससे कहती है कि रात का समय है, लेट हो गई हूँ, मुझे नींद भी नहीं आ रही, परेशान बहुत हूँ, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। वो अपने लिंक्स के थ्रू एक साइकेट्रिस्ट के पास उसे लेकर जाता है और वो उससे बहुत सारी बातें पूछता है। एज अ ट्रांसलेटर वो सारी बातें वो जिनसे होकर ही डॉक्टर तक पहुंचती थी और जो भी डॉक्टर कहता था वो उसे एक्सप्लेन कर देता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका बचपन बहुत ही ट्रेजिक गुजरा है। उसके मॉम और डैड की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसके दादा दादी और उसके अंकल सब ने उसे अबंडन कर दिया था क्योंकि वो एक्सीडेंट उसकी मॉम की गलती की वजह से हुआ था। उस बेचारी की कोई फैमिली नहीं थी, उसका बचपन भी अकेले ही गुजरा था। इसके साथ साथ एक तो बचपन में उसका एक्सीडेंट हुआ था, दूसरा अभी थोड़े अरसे पहले ही वो इतनी बड़ी बिल्डिंग से गिरी थी। डॉक्टर बोलता है कि हो सकता है तुम्हारे सिर पर चोट हो, इसलिए पहले जाओ और एक न्यूरोसर्जन से अपना चेकअप कराओ, फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाना अगर जरूरत पड़े तो। बाद में वो होजन के सामने काफी शर्मिंदा होती है और कहने लगती है कि तुम्हारे सामने मैंने प्रपोज किया, तुम्हें रिजेक्ट हो गई और अब ये सारे राज, मेरे सारे डाउन चीजें सब कुछ तुम जानने लग गए हो। होजन उसके लिए परेशान हो रहा था। वो उससे कहने लगता है कि डोरामी तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही घुस गई है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि अब ज्यादा सोशल गैदरिंग्स में ना जाओ। लेकिन उसका कहना था कि अपने मशवरे अपने पास रखो, मुझे बहुत मुश्किल से जश्न का समय मिला है और मैं दिल खोल कर जश्न मनाऊंगी। उनको लगता था कि आपके बाद फिर से उनकी कोई मुलाकात नहीं होगी, लेकिन किस्मत ने लगता है कि उनको दोबारा से आमना सामना कराना था। एक्चुअली एक शो किया जा रहा था जो कि काफी सारे देशों में शूट होगा और इसके लिए उनको एक बहुत ही जबरदस्त इंटरप्रेटर की जरूरत थी और ये इंटरप्रेटर और कोई नहीं बल्कि होजन ही होने वाला था। और इसको रिकमेंड और किसी ने नहीं बल्कि उसके फर्स्ट लव नहीं किया था, जो कि आजकल एक प्रोड्यूसर का काम करती थी। उसका नाम शिन सुजुन था और शिन ने उसे रिकमेंड किया था। ये सुनते ही वो परेशान हो जाता है। वो जितना चाहता था कि शिन का आमना सामना ना करे, उतनी ही वो कहीं ना कहीं उसके आमने सामने आ ही जाती थी। आज भी उनकी लंच पर मुलाकात होनी थी, पर फिर वो जल्दी में वहां से भाग जाता है। एक्चुअली शिन का जो बॉयफ्रेंड है उसका नाम नाजिन है और ये नाजिन ना सिर्फ उसका फ्रेंड है बल्कि उसका स्टेप ब्रदर भी है। वो उसे हमेशा से अपना बिग ब्रदर ही माना करता था और अब इन दोनों को इकट्ठे देखकर उसके दिल पर छुरियां तो चलती थी, लेकिन क्या करता, अपने फर्स्ट लव से कभी मूव ऑन कर ही नहीं सका था। अब उसे बातों ही बातों में यह भी पता चलता है कि वो दोनों शादी का प्लान कर रहे हैं और नेक्स्ट ही मंथ उनकी वेडिंग होने वाली है। ये सुनते ही उसके मन में ख्याल आता है कि जो प्रोजेक्ट मिला है तो 3 महीने मुझे अब्रॉड रहना पड़ेगा, अच्छा होगा कि मैं इनकी शादी मिस ही कर दूं। वो ये सीन अपनी मेमोरी में हमेशा के लिए सेव नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि कुरोसावा और शामुही का वही रेड कारपेट वाला सीन काफी वायरल हो गया था और इसके बाद उन्होंने सोचा था कि इस शो में हमने हीरो के तौर पर तो कुरोसावा को ही लेना है, तो क्यों ना हीरोइन शामुही को ही ले लें। उसका इमेज तो थ्रिलर और हॉरर टाइप का था, लेकिन उनको मिलाने से एक ऐसा ब्लैक पिंक सा मिक्सचर बनेगा कि जिसके थ्रू उन्हें ये आशा थी कि उनका शो भी ब्लैक पिंक की तरह से बहुत हिट जाएगा। अब होजन एज एन इंटरप्रेटर वहाँ पर इंटरव्यू और बात करने के लिए जब पहुंचा हुआ था, वहीं पर उसका आमना सामना शामुही से होता है। यहीं पर उसे मालूम पड़ता है कि इसी को ही वो लोग मेन लीड के तौर पर कास्ट करने वाले हैं। पर जिस समय वो उसे एक छोटा सा शूट करा रहे थे इंटरव्यू के तौर पर, लेकिन अपना इंट्रोडक्शन देते समय उसे वहां पर डोरामी दिखाई दे जाती है, जिसके बाद वो बहुत नर्वस हो जाती है। उसे सही से बोला भी नहीं जा रहा था। अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब यही सोचने लगते हैं कि इसकी मूवी इतनी हिट कैसे चली गई, इसे तो ढंग से बोलना भी नहीं आता। वो बेचारी पीछे बैठी ये सारा कुछ सुन रही थी। ये सुनकर तो वो और भी डिप्रेशन में चली जाती है। एक्चुअली उसने अपना स्कैन कराया था, उसमें से सब कुछ ठीक निकला था और अब उसे साइकेट्रिस्ट के पास भेजने का टाइम हो गया था, लेकिन उसने पहले ही एक चक्कर शमन का भी लगा लिया था और शमन ने भी उसे इनकार कर दिया था। वो सोचने लगती है कि मैं अपने अंदर के इस डर से खुद ही लड़ सकती हूँ, ऐसी मेडिसिन को झेला तो पता नहीं मेरी बॉडी पर क्या इफेक्ट्स आएंगे। पर होजन उससे कहने लगता है कि तुम ये कैसे कर सकती हो खुद के साथ, तुम्हें चाहिए तुम प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। जिस तरह का आज तुमने शूट दिया है इंटरव्यू के समय, तुम डरी हुई लग रही थी, तुम्हारे चेहरे पर इतनी घबराहट थी कि मुझे देखकर घबराहट हो रही थी। तुम एक रोमांटिक शो के लिए कैसे ये रोल ले सकती हो इस फेस के साथ और इस तरह की एक्टिंग के साथ। उसने बहुत क्लियर कट और चुभती हुई बातें उसे की थी, जिसके बाद शामुही का मूड बहुत खराब हो जाता है। वो गुस्से में आ गई थी और उससे कहने लगती कि अभी के अभी इस शो से चले जाओ, तुम मेरे सारे राज जानते हो, क्या मेरा भांडा फोड़ोगे? और मुझे ये भी पता है कि तुमने अपनी फर्स्ट लव शिन की वजह से ही ये प्रोजेक्ट लिया है, क्योंकि उसने तुम्हें रिकमेंड किया है ना, उसकी सिफारिश को तो तुम कभी भी नहीं टालोगे। अब ये सुनते ही इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और होजन वहां से चला जाता है। अब एलिवेटर में भी आज उसे डोरामी दिखाई दे रही थी और पहली दफा वो तो उससे बातें भी करने लगी थी। अब वो बहुत डर जाती है और जैसे ही एलिवेटर खुलती है तो सारे क्रू के सामने वो काफी गुस्सा करती है और उनसे कहती है कि आज मैंने तुम लोगों को डरा दिया, क्या हुआ? मुझे निकालना चाहते हो तो मुंह पर बोल दो, मेरे पीछे क्यों बातें कर रहे थे? क्या मैं डोरामी हूँ जो तुम लोगों को कोई नुकसान पहुंचाऊंगी?
उसने बहुत ओवर रिएक्ट किया था और वहां से निकल गई थी। अब होजन को बाद में उसकी फिक्र होने लगती है। वो सोचता है कि वाकई मैंने उसे बहुत चुभती हुई बातें की थी। एक तो पहले ही बेचारी बीमार है और ऊपर से मेरे इस बिहेवियर की वजह से वो और भी बीमार हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में एक मैं ही तो हूँ जो उसका राज जानता हूँ और उसकी तो कोई फैमिली भी नहीं है। उधर मूही को भी पता चल गया था कि उसने बहुत बुरा बिहेव किया है, तो वो उसे एक जगह पर जाकर मिलती है, उसे सॉरी करती है, लेकिन वो भी उसे सॉरी बोल रहा था। साथ ही साथ मूही बहुत डाउन भी फील कर रही थी। उसे लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकलने वाला है। एक्चुअली उसका इमेज बन चुका था हॉरर और थ्रिलर टाइप का, लेकिन ये इमेज वो अपने ऊपर से हटाना चाहती थी। पहली दफा उसे कोई रोमांटिक प्रोजेक्ट मिला था और वो इसके थ्रू खुद को प्रूफ करना चाहती थी। साथ ही साथ वो कहने लगती है कि मुझे कभी इतना ट्रैवल करने का मौका नहीं मिला और इस शो के थ्रू 3 महीने हम बहुत सारे देशों में घूमेंगे और ऐसी ऐसी जगहों पर जाएंगे जहाँ पर इंडिविजुअली जाना बिल्कुल मुश्किल है। यहाँ पर वो लोग अरोरा का भी नजारा करने वाले थे, लेकिन वो सैड हो गई थी। इतने में उसे एक कॉल आती है और उसके मैनेजर ने बताया था कि तुम्हारे लिए तो कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया है। उन्होंने तो यस बोल दिया है। ये सुनते ही वो हैरान और परेशान रह जाती है। मुड़ती और होजन से कहने लगती है कि तुम्हारे पास भी अभी भी ऑफर ओपन है ना, प्लीज इनको यस कर दो। एक अनजाने देश में मैं जाऊंगी, पता नहीं कहाँ कहाँ का ट्रैवल करूंगी और वहां पर मुझे लैंग्वेज बैरियर होने वाला है। तुम साथ हो, मेरे हर राज को भी जानते हो, तुम्हारे साथ मुझे प्रोटेक्टेड फील होगा, प्लीज इस प्रोजेक्ट के लिए यस कर दो। वो पहले तो उसे डांटता है कि कभी हाँ कभी ना, तुमने मुझे सही तंग किया हुआ है, लेकिन फिर वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि मेरी आखिरी विश समझकर इसे पूरा कर दो और साथ ही साथ उसे लालच भी देने लगती है कि हम बहुत सारी सैर करेंगे, इस देश में जाएंगे और इसके साथ साथ इकट्ठे हम अरोरा का भी नजारा करेंगे, प्लीज। वो इतनी क्यूट सी फेस बना रही थी कि उसकी भी हंसी निकल जाती और वो भी यस करने का फैसला कर लेता है। वेल, तो अब फाइनली इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट हो जाता है। हीरो और हीरोइन को ऑन स्क्रीन ही ये सरप्राइज दिया जाता है, उसकी शक्ल दिखा करके तुम्हारे साथ कपल कौन बनने वाला है। ये देखते ही के सामने उसके कुरुसावा आने वाला है। चामुही तो काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे रोमांस किंग का नाम दिया गया था। उसने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए थे। अपने पहले ही रोमांटिक प्रोजेक्ट में उसके साथ काम करना उसकी लक थी, लेकिन कुरुसावा की तो शक्ल देखने वाली थी। जैसे ही उसे मालूम पड़ा था कि उसकी हीरोइन कोई और नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी होने वाली है। वो हमेशा ज़ॉम्बी और डोरामी के नाम से ही मशहूर रही थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट से इनकार तो कर नहीं सकता था। ऑफ कोर्स उसने साइन कर लिया था। वेल, अब फाइनली अपने शो के स्टार्ट में पहली शूटिंग के लिए वो लोग कनाडा पहुंच जाते हैं। चामुही ने फैसला किया था कि वो हीरो वाले होटल में नहीं रहेगी बल्कि वो स्टाफ वाले होटल में रहेगी, और इसकी वजह और कोई नहीं बल्कि सिर्फ ये थी कि उसका इंटरप्रेटर उसके करीब रहे, जो कि होजन होने वाला है। यहाँ पर होजन को एक बात पता चलती है और वो ये थी कि हीरो ने उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और वो उसे शूट के बीच बहुत तंग करने वाला है। डायरेक्टर आकर कहता है कि अगर वो कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट बात कर दे तो प्लीज आप वैसे नहीं, थोड़ा बदल के उसे लीनियंट करके ट्रांसलेट कर देना ताकि डोरामी को ज्यादा बुरा ना लगे। लेकिन इस बात पर एकदम होजन को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि उसका नाम चामुही है, आप क्यों उसे बार बार डोरामी कहते हैं। होजन को होटल में चामुही के बिल्कुल सामने वाला स्वीट मिला था और ये स्वीट वो उसके मैनेजर के साथ शेयर कर रहा था। चामुही उसे देखना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी, तो अपने मैनेजर से मिलने के बहाने वहां पर जाती है, नॉक नॉक करने लगती है और अपने मैनेजर को आवाजें दे रही थी और फिर हैरान होकर कहती, अरे तुम यहाँ पर हो? तो वो बोलता है कि तुम्हारे मैनेजर की कॉल है, अभी तुम मुझसे मिलकर आई थी ना, अपना फोन वहां भूल आई हो। अब उसकी ये चोरी तो रंगे हाथों पकड़ी गई थी। वो बहुत शर्माती है और होजन को समझ आ जाती है कि सिर्फ उसी को ही देखने के लिए आई थी। वो कहने लगती है कि ठीक है मैं पकड़ी गई, लेकिन इस खुशफहमी में ना रहना कि मैं तुम्हें देखने के लिए मरी जा रही थी। अरे नहीं, मैं तो तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। और वो उसे अपनी साइकेट्रिक हेल्थ के बारे में बताने लगती हैं। कहती है कि अक्सर मुझे डोरामी नजर आती है, वो मुझसे बातें भी करती है, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि वो मेरे अंदर से, मेरे मन और मेरे दिमाग में मेरा डर है। मुझे हमेशा लगता है कि ये खुशियां खत्म होने वाली हैं और यही बातें आकर वो मुझे कहने लगती है। जिस दिन मैंने इस डर पर काबू कर लिया, मुझे लगता है कि डोरामी भी गायब हो जाएगी। अब इसके साथ ही उसे ख्याल आने लगता है डोरामी अक्सर उसके सामने आकर उसे छेड़ा भी करती थी, और वो भी होजन की बातें करके। वो ऑफ कोर्स होजन को लाइक करती है और उसका मन ये बात जानता है, और उसके मन की आवाज तो डोरामी बन कर आया करती थी। होजन उससे पूछता है कि वो क्या क्या बातें करती है तुमसे, लेकिन उसके कहना था कि मन की बातें तुम्हें बताती तो अपनी पूरी डायरी खोलकर तुम्हारे सामने रखती, इससे ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस ना करो। और इसके साथ साथ एक और बात चामुही को पता चली थी अपने मैनेजर के थ्रू, और वो ये थी कि जब उसने होजन के सामने ये जिक्र किया था कि इन दोनों के बीच रोमांस कैसे ब्लूम करेगा, तो ये सुनते ही उसके फेस एक्सप्रेशंस बदल गए थे। वो एकदम चिड़चिड़ा सा हो गया था। उसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ये जेलसी की वजह से ऐसा कर रहा होगा, लेकिन इनफैक्ट वो बेचारा शक्लें इसलिए बना रहा था कि हीरो तो इससे नफरत करता है, कहाँ इसके प्यार में पागल होने वाला है। वेल, अब वो उसके साथ ये भी प्लान बनाती है कि कल मैंने उसे एक गिफ्ट भी देना है अपनी फर्स्ट मुलाकात पर, और मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए मैपल लीव से बना हुआ एक बड़ा सा हार्ट बनाऊं
कैसा है मेरा गिफ्ट, और वो सोच रहा था कि इसके दिल को तो वो रौंद के रख देगा। अब नेक्स्ट डे जब शूटिंग स्टार्ट होती है तो चामुही के साथ फोन के थ्रू हॉजिन कनेक्टेड था, और उसे ये सुनकर बहुत खुशी होती है और सिक्योर फील होता है। एक समझने वाला उसके साथ हमेशा कनेक्टेड रहेगा। अब दो अलग भाषा बोलने वाले, अलग देश में रहने वाले, डिफरेंट कल्चर के लोग कैसे मिलेंगे, कैसे उनका लव ब्लूम होगा, इसी तरह की स्टोरी थी। और यहाँ पर कुरोसावा कुछ बलून लेकर आता है, लेकिन वो कुछ ऐसा करता है कि जिसकी वजह से वो हीरोइन के पीछे ना जाए बल्कि वो उसके पीछे पीछे चले। वो हर दफा एक बलून हवा में छोड़ देता था और कहता था कि पार्क में मुझे तलाश करो। वो बेचारी बहुत दौड़े लगाती है, लेकिन वो अपने साइकिल पर इधर उधर निकल जाया करता था। अब बेचारी की हालत खराब हो गई थी और होजिन से ये देखा नहीं जा रहा था। वो उसे चोरी छुपे हिंट दे देता है और वो इन दी एंड जाकर उसे पकड़ ही लेती है। होजिन को बहुत बुरा लगता था जब भी कोई चामुही के साथ बुरा बिहेव करने की कोशिश करता था। यहाँ पर वो मिलते हैं और कुरोसावा बातों ही बातों में उस पर बहुत सारा टॉन्ट करता है, उसका मजाक उड़ाता है और उसे डोरामी की तरह से हॉरिबल और हॉरर जैसी बातें भी कर रहा था। लेकिन होजिन कुछ भी ऐसा ट्रांसलेट नहीं करता, बात को बदल कर उसे छोटी सी बात बता दिया करता था। और बस इसी वजह से इस शो के पहली मुलाकात में तो शांति ही बनी रही थी। अब इसके बाद चामुही जैसे ही उसे दिखाती है कि मैंने तुम्हारे लिए हार्ट बनाया है, तो ये देखते ही उसे लगता है कि कैसा बेकार तोहफा था। वो उसके सामने आकर खड़ी हुई थी और वो उसे देखने के बाद ऐसे नाटक करने लग कि जैसे उसका लेंस गिर गया है और जब तक मेरे कॉन्टेक्ट्स नहीं मिलेंगे मैं आगे से शूटिंग स्टार्ट ही नहीं कर सकता। मुझसे तो चला भी नहीं जाता, मेरा इतना ज्यादा नंबर है। मैं एक ही ब्रांड के लेंस लगाता हूँ और वो ब्रांड यहाँ पर है नहीं, 2-3 दिन में तो आ भी नहीं सकता। बस हर कोई परेशान था। उन्होंने जगह जगह पर बुकिंग कराई हुई थी और एक भी दिन मिस होने की वजह से उनका काम बहुत लैग कर जाएगा। होजिन को समझ आ गई थी कि ये सब उसके बहाने हैं। एक्चुअली हीरो उसे सिर्फ डोरामी की नजर से देखता था और इसीलिए उसके करीब आना ही नहीं चाहता था। उसने भी सोच लिया था कि वो कुछ भी करे लेकिन चामुही को बैक ऑफ नहीं होने देगा। अब वो उसे अपने साथ लेकर आता है और उससे कहता है कि तुम थोड़ा सा मेरा वेट करो और अभी हीरो के सामने ना जाना। वो तो बेचारी खुद को ही गलत समझ रही थी। हर कोई उसे दोष दे रहा था कि उसने मैपल लीव्स का हार्ट बनाया, वहीं से ही मिट्टी उसकी आंखों में गई और बस उसका लेंस खराब हो गया। वो सॉरी करने जाना चाहती थी लेकिन उससे पहले ही उसे कुरोसावा वहां पर घूमता फिरता सैरें करता हुआ हट्टा कट्टा दिखाई देता है। उसे समझ आ जाती है कि इसने झूठ बोला था। वो जैसे ही उसे देखती है तो उसके अंदर की डोरामी बाहर आ जाती है। उसके हाथ में एक पत्थर देती है और कहती है कि खींच के मारो इसे, लेकिन वो खुद को शांत कर देती है, उसकी बात नहीं मानती। कुरोसावा ने भी उसे देख लिया था और समझ गया था कि ये मुझे देख चुकी है, जबकि उसी टाइम पर पीछे से होजिन भी आ रहा था। वो उसे देखते ही कहने लगती है कि ये मुझे लाइक नहीं करता, इसी वजह से इसने इस शूटिंग में इनकार किया है ना। और ये लंबी लंबी बातें बोल रहा था, तुम शॉर्ट करके ट्रांसलेट कर रहे थे। ये मुझे बुरा भला बोल रहा था। वो रो रही थी, गुस्सा कर रही थी। होजिन कहता है ऐसा ही है, मैंने जानबूझकर तुम्हें ट्रांसलेट नहीं किया था। तुम चाहो तो मुझ पर गुस्सा निकाल लो, जो कहना है मुझे कहो, मुझे मारो, लेकिन ऐसा ना करो। मैं नहीं चाहता तुम्हारा शो खराब हो। अब उसके बाद वो सीधा जाता है कुरोसावा के पास और उसे एक ऐसी चीज देता है कि जिसके बाद सबको यही खबर मिलती है कि उसके लेंस मिल गए हैं। उसके पास एक एक्स्ट्रा पैक था और वो कल शूटिंग पर आ सकता है। एक्चुअली उसने उसकी कमजोरी पता चला ली थी उसकी मैनेजर के थ्रू, और वो ये थी कि वो आइस हॉकी का मैच देखना चाहता है पर उसके पास टिकट्स नहीं है। ये टिकट बहुत मुश्किल से मिलते थे और वो होजिन ने हासिल किए थे। होजिन ने ऐसा किया था कि कोरिया से आए हुए बहुत सारे स्नैक्स थे जो कि मैनेजर लेकर आया था। उसने वो चोरी छुपे अपने एक फ्रेंड को दे दिए थे जो कि यहाँ पर मिलना मुश्किल थे और उसने किसी न किसी तरह से ये टिकट अरेंज कर दी थी। जुगाड़ तो उसने लगा लिया था और फाइनली शूट भी दोबारा से रेडी हो चुका था। अब वो चामुही के पास जाता है जो कि उससे भी नाराज थी। वो कहने लगता है कि मैंने इसलिए वो सारा कुछ ट्रांसलेट नहीं किया था क्योंकि मैं खुद भी अपसेट हो गया था। तुम्हारे बारे में कोई बुरा बोल रहा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मैं तुम्हें भी हर्ट नहीं करना चाहता था। और साथ ही साथ उससे कहता है कि तुमने कल बताया था कि डोरामी ने तुम्हें पत्थर दिया था। हाँ, तुमने अच्छा किया, उसे पत्थर नहीं मारा, लेकिन अब की बार उसे ये जरूर रियलाइज करा देना कि तुम्हारे हाथ में पत्थर है और तुम कभी भी खींच के मार सकती हो ताकि वो तुम्हें लाइट ना ले। अब शूटिंग के टाइम पर कुरोसावा काफी शर्मिंदा नजर आ रहा था क्योंकि कल उसने देखा था कि चामुही ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है झूठ बोलते हुए, इसीलिए वो उससे नजरें मिलाते हुए भी नजरें चुरा रहा था। इतने में वो आगे बढ़ती है, ऐसा लग रहा था कि उसे एक पत्थर मारने के लिए आई है, लेकिन फिर हार्ट बना लेती है और कहती है कि हार्ट मैं तुम्हारे हाथ पे प्रिंट कर रही हूँ। और ये वो पहला पॉइंट था कि जब उसने रोमांस किंग का दिल जीत लिया था। वो सोचने लगता है कि ये क्या, एक ज़ॉम्बी का हार्ट मुझे मिला, लेकिन मेरा दिल क्यों धड़क रहा है, कहीं मैं इस ज़ॉम्बी की वजह से इन्फेक्शियस तो नहीं हो गया। इसके साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। होजिन ने चामुही को बोला था कि कुछ बातें ऐसी थी जो कुरोसावा ने बोली थी
और उनसे मुझे बहुत दुख हुआ था, मैं अपसेट हो गया था। उनमें पहले नंबर पर तो वही बातें थी जो उसने चामुही के बारे में टॉन्ट किया था, लेकिन दूसरी बात ये थी कि उसने प्रोड्यूसर से कहा था कि आप लोग मुझे मजबूर नहीं करेंगे कि मैं इसकी तरफ पहले प्यार का हाथ बढ़ाऊं, बल्कि इस लड़की को मेरे पीछे भागने दें। तो प्रोड्यूसर ने भी उससे बोल दिया था कि ठीक है, फिर ये बात भी हमारी मानो कि अगर वो तुम्हें अच्छी लगने लग जाए, उसने तुम्हारे दिल के दरवाजे खोल लिए, तो फिर तुम ये मानने से भी इनकार नहीं करोगे। वो कहता है ठीक है, अगर वो लड़की मुझे अच्छी लगने लग गई तो वाकई मैं उससे अपना लव कन्फेस करूंगा, शो जिस तरफ जाएगा मैं जाने दूंगा, नाटक नहीं करूंगा। और जैसे ही ये बात होजिन ने सुनी थी लव कन्फेस करने वाली, उसे बहुत जेलसी फील हुई थी। मतलब चामुही का दूसरा शूट बहुत अच्छा गया था। तो अब जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है तो हमें दिखा रहे हैं कि कुरोसावा के दिल को जीतने में कहीं ना कहीं चामुही कामयाब हो ही चुकी है। वो जितना उससे दूर भागने की कोशिश करता था, उतनी ही उसकी स्माइल और उसकी स्पार्कलिंग आईज कुरोसावा को उसके करीब आने पर मजबूर कर देती थी। उसे पता ही नहीं चलता था कि उसे देखते देखते कब उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। और ये बात उनके क्रू मेंबर्स ने भी नोटिस की थी, और इसके साथ साथ कुरोसावा की असिस्टेंट ने भी। अब एक दफा शूट के ही बीच थोड़ी सी ब्रेक थी, तो चामुही वहां पर ग्रास में कुछ तलाश कर रही थी और दोनों बॉयज उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसे देखते ही अंदाजा हो जाता है कि ये क्या तलाश कर रही थी। एक्चुअली वो लकी 4 लीव्स क्लोव्स तलाश कर रही थी, और ये पाते ही वो बहुत खुश हो जाती है, और उसे खुश देखकर दोनों बॉयज के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। अब इन दिनों जब शूट बिल्कुल स्मूथली जा रहा था तो एक प्रॉब्लम हो जाता है। उन्हें पता चलता है कि प्रोड्यूसर जो इस वक्त काम कर रहा है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए बहुत ही जल्द कोरिया से एक नई प्रोड्यूसर आ रही है। इसलिए उन्हें एक दिन की ब्रेक मिलेगी और परसों से वो अपना काम फिर से स्टार्ट कर देंगे। अब हर कोई खुश था कि कल के दिन रेस्ट करेंगे और कनाडा की सैर भी। चामुही का मैनेजर योंग उससे कहता है कि क्यों ना आज रात हम कुछ मजेदार खाएं और साथ में सोजू भी पिए। चामुही बहुत खुश और एक्साइटेड दिखाई दे रही थी, अपने लिए बहुत अच्छा सा ड्रेस भी चूज कर रही थी। इतनी खुश और एक्साइटेड वो इसलिए थी क्योंकि उसे पता था कि उसका मैनेजर होजिन के साथ अपना रूम शेयर कर रहा है। लेकिन जब वो रेडी होकर वहाँ पहुंचती है तो पता चलता है कि होजिन तो यहाँ है ही नहीं, वो तो बुक स्टोर पर गया हुआ है। उसे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। अब वो ब्रोकन हार्ट के साथ खाना भी खा लेती है और वहाँ बैठी बुक्स देख रही थी, और बस उसी की तरह से नाटक करते हुए वो बुक्स पढ़ने लगती है और साथ साथ ग्लासेस भी लगा लेती है। उसी टाइम पर हमें होजिन को दिखाते हैं, वो भी इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ चामुही के बारे में ही सोच रहा था। वहाँ से निकलते ही उसे एक ट्रक दिखाई देता है जहाँ से शूट के टाइम पर चामुही ने हॉट डॉग्स खरीदे थे, और बस उसी की याद में वो भी उसी पॉइंट पर जाता है जहाँ पर वो और कुरोसावा शूटिंग के लिए जा रहे थे और खाना खा रहे थे। और बस ये खाते खाते वो चामुही को भी याद कर रहा था। कहा जाए तो शो में डेट तो कुरोसावा और चामुही कर रहे थे, लेकिन इनफैक्ट होजिन भी उनको रिप्लेस करने के लिए रेडी था। अब वो जैसे ही पहुंचता है तो उस टाइम पर मैनेजर तो ड्रंक होकर सो चुका था, लेकिन चामुही उसके ग्लासेस लगाकर बैठी थी। उसे देख कर ही डर के वो बुक तो रख देती है, लेकिन भूल जाती है कि उसके ग्लासेस पहने हुए हैं, और बस कमरे से बाहर निकल जाती है। वो बार बार उसे देख रहा था, सोचने लगती है कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँगी ना, लेकिन फिर वो उसके पीछे पीछे आता है और उससे कहने लगता है कि मेरे ग्लासेस मुझे वापस कर दो। अब चामुही का बहुत मन कर रहा था कि उसे कहे कि मेरे साथ चलो, क्यों ना हम थोड़ी सी आउटिंग कर रहे हैं या फिर इकट्ठे बातें करें बैठकर, लेकिन फिर शर्मा कर उसे कहती नहीं है। पर ऊपर वाले ने यही उनकी किस्मत में लिखा हुआ था। इनफैक्ट होजिन अपना की कार्ड अंदर ही भूल गया था, और इस टाइम पर योंगू तो ड्रंक था, उसे जितने भी कॉल्स कर रहे थे वो फोन ही नहीं उठा रहा था। और चामुही कहती है अब तुम क्या करोगे? वो कहने लगता है कोई बात नहीं परेशानी की। एक्चुअली वो कोई होटल नहीं बल्कि बहुत बड़ा कैसल था जहाँ वो ठहर रहे थे। इस वक्त रात को कोई मैनेजमेंट नहीं थी। होजिन ने सोचा था कि कोई बात नहीं, मैं नीचे लिविंग में ही रात गुजार लूंगा। अब इतने में चामुही भी परेशान हो जाती है, अपने पॉकेट में हाथ डालती है तो कहती ओह नो, मैं भी अपना की कार्ड तुम्हारे वाले स्वीट में ही भूल गई हूँ। अब क्या करें, मुझे भी तुम्हारे साथ ही बैठना पड़ेगा। वो उसे बहुत कहता है कि किसी भी क्रू मेंबर लेडी के कमरे में चली जाओ, लेकिन वो कहती है इतनी रात में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अब वो दोनों लिविंग में बैठ जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। चामुही तो उससे पूरे एक नॉवल की स्टोरी ही सुनने लगती है। ऑल्दो उसे इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो तो होजिन के प्यार में पागल थी। पता नहीं कब वो उसकी कहानी सुनते सुनते ही सो जाती है। जब आंख खुलती है तो सुबह हुई थी। वो उसे कहता है कि मैं वेजिटेबल्स और फ्रूट मार्केट चेक करने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम आना चाहोगी? और वो तो हमेशा उसके साथ जाने को रेडी रहती है। यहाँ पर वो काफी सारा एंजॉय करती है। उसके बाद वो एक लैडर के नीचे से गुजरने वाली थी कि कोई लेडी उसे कहने लगती है कि इसके नीचे से गुजरना बैड लक लेकर आता है, तुम साइड से होकर गुजरो। और बस वो बेचारी तो वहमों की भरी हुई थी, यही सोचने लगती है और फिर कहती है कोई बात नहीं, 4 लीफ क्लोवर भी तो लक के लिए होते हैं और मैंने 5 इकट्ठे कर लिए हैं।
और ये मैंने इसलिए किए हैं ताकि कल रात मौसम अच्छा हो और हम सबको शूट के बीच ऑरोरा दिख जाए। मैं तुम्हारे साथ ऑरोरा का नजारा करना चाहती हूँ। और फिर ये भी बोलती है कि 5 नहीं वैसे तो 7 होने चाहिए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे बाकी दोनों भी जल्द ही मिल जाएंगे। अब उसके बाद वो कुछ सामान रखने के लिए गाड़ी में जाती है और वहां पर भी घास में बैठी वो वही तलाश कर रही थी। उसे एक और 4 लीफ क्लोवर मिल जाता है। ये मिलते ही वो बहुत खुश होती है और उसने इस टाइम पर जी हॉर्न का कोट पहना हुआ था, वो उसी में ही ये 4 लीफ क्लोवर रख देती है। वो उसे कॉल करता है कि मैंने कहाँ पार्किंग की थी, और फिर वो बोलती है मैं तुम्हें लेने के लिए आती हूँ। वो दौड़ती हुई उसे लेने के लिए जा रही थी, ये बताने के लिए मुझे एक और क्लोवर मिल गया है, लेकिन वहीं पर आमना सामना शिन से हो जाता है। उन दोनों को इकट्ठे देख वो तो हैरान रह जाती है, बस चुपचाप मुड़ने वाली थी। उसे लगता था कि लैडर के नीचे गुजरने की वजह से उसकी बैड लक आ गई है, लेकिन इतने में शिन उसे आवाज दे देती है और फिर वो लोग इकट्ठे ही वहां से वापस जा रहे थे। उसे मालूम पड़ता है कि जो नई प्रोड्यूसर आई है वो यही शिन है और ये इनके साथ शूट करेगी। वो तो हैरान थी और इसी परेशानी में उसके सामने फिर से डरामी आ जाती है, जो कहने लगती है बोला था ना तुम्हारी बैड लक हमेशा तुम्हारा पीछा करेगी। तुमने इससे पूछा क्यों नहीं कि तुम्हारी तो शादी होने वाली थी 2 हफ्ते बाद, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो शिन से यही बात परेशान होकर पूछ लेती है और शिन कहती है कि कोई बात नहीं, शादी की तैयारी पूरी है, पर इस वक्त काम वालों को मेरी ज्यादा जरूरत थी। अब उसके बाद शिन ने सबसे पहले तो हीरो से मिलने के लिए जाना था, तो वो उसके होटल में चली जाती है। अब यहाँ से आगे जाने के लिए मोही ने अपने मैनेजर को बुला लिया था। वो होजन से पूछती है कि क्या तुम्हें वाकई नहीं पता था कि ये आने वाली है। वो कहता है बिल्कुल नहीं पता था। और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली शिन की नाजिन से कोई लड़ाई हो गई थी और इसी वजह से वो शादी छोड़ अब यहाँ पर आ गई थी। इनफैक्ट उन दोनों के बीच लड़ाई इतनी शदीद थी कि वो ब्रेकअप की नहज तक पहुंच चुके थे। एक्चुअली नाजिन कभी भी शादी की हद तक सीरियस नहीं था, वो सिर्फ उसकी विश पूरी करने के लिए शादी करना चाहता था और यही बात शिन को बहुत चुभती है। इसी वजह से वो सब छोड़ छाड़ यहाँ पर आ चुकी थी। वेल आज छुट्टी का दिन था, तो मोही भी एक दफा बाहर पार्क के पास बैठी हुई थी और यहीं से ही जॉगिंग करते करते कुरुसावा उसे देख लेता है। उसके पास आता है, वो उसे कहती है टूटी फूटी इंग्लिश में कि वहाँ क्रू वाले मीटिंग के लिए तुम्हारा वेट कर रहे थे, और उसे वेट शब्द समझ आता है तो लगता है कि ये मेरा वेट कर रही थी। वो कहने लगता है तुम मेरे पीछे इतनी पागल क्यों हो, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे के शब्द लैंग्वेज बिल्कुल समझ नहीं आती थी। मोही का मूड पहले ही खराब था। वो बैठती है और उससे कुछ बातें करने लगती है। उसे अपने दिल की बात खोलना बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे शख्स के सामने जो उसे समझ ही नहीं सकता था। वो कुछ भी बोल सकती थी और बस होजन वाली सारी बात उसे कह देती है और कहती है कि मेरी बैड लक देखो, वो लड़की फिर से वापस आ गई है। जैसे मेरा रास्ता खुलने वाला होता है जरूर कुछ बुरा हो जाता है, और अब वो और मेरे साथ कहाँ देखेगा, उसी के साथ देखेगा जिससे वो प्यार करता है। मेरी विश है कि अब हमें कल अरोरा दिखे ही ना। और ये कहती हुई वो चली जाती है और वो बस उसके शब्दों को जोड़ता रह जाता है कि क्या कह रही थी अरोरा के बारे में। अब रात को इकट्ठे सारे डिनर करते हैं और यहाँ पर भी बेचारी का मूड बहुत खराब था, क्योंकि वो देख रही थी कि शिन और होजन दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं और उसका मन कर रहा था कि अरोरा कभी ना दिखे। अब वो अकेले में उसके पास जाती है और होजन से कहने लगती कि क्या तुम्हें पता है क्या इनकी लड़ाई हो गई, क्या इनकी शादी पोस्टपोन हो रही है या फिर इनका ब्रेकअप हो गया, मुझे कुछ तो बताओ। वो कहने लगता कि मैंने ऐसी कोई बात डिटेल में उससे पूछी ही नहीं है। वो फिर उससे कहने लगती है कि तुमने आज तक इसे अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बताई, जब तक तुम्हारे मन में रहेंगी तुम भी तड़पते रहोगे और ये भी तुम्हारे क्लोज आती रहेगी। क्यों नहीं सारा कुछ एक्सप्लेन कर देते ताकि तुम्हारे ऊपर से ये बोझ उठे, या फिर अपना मन किसी की तरफ खोलने की कोशिश करो, किसी लड़की के करीब आओ, उसे अपना दिल दो ताकि तुम इससे मूव ऑन कर सको और वो तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर सके इस अनरिक्वेटेड लव से। लेकिन वो कहने लगता है क्या मैंने नहीं किया था, मैंने हमेशा कोशिश की है लेकिन मैं मूव ऑन नहीं कर सका। अब तुम क्या चाहती हो, ये बहाना यूज करके ये चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं, ये नहीं हो सकता। ये सुनते ही वो बेचारी बहुत दुखी हो जाती है, एक और दफा रिजेक्ट हो गई थी। उससे कहती है कि मेरी बद्दुआ है कि तुम्हारी जिंदगी एक हॉरर मूवी जैसी रहे, और फिर उसके बाद अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। अब नेक्स्ट डे उन्होंने शूट के लिए एक खास पॉइंट पर जाना था। उन सब की गाड़ियां एक लाइन बनाकर इकट्ठे जा रही थी, लेकिन इसी बीच शूट के पॉइंट पर उन्हें पता चलता है कि कुछ गाड़ियां पीछे मिस हो गई हैं और उनमें से एक गाड़ी होजन की भी थी, जिसे छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, वो लेट पहुंचेगा। ये सुनते ही वो परेशान हो जाती है, उसे लगता है कि मेरी बद्दुआ की वजह से ऐसा हुआ था। और आज के दिन उसकी इंटरप्रेटर एक और लेडी होने वाली है जो कि सेकेंडरी उन्होंने यूज करनी थी, और वो कुरुसावा की मैनेजर भी थी। आज के दिन जब वो कुरुसावा के साथ बैठी हुई थी तो उसकी आंखें स्पार्कल नहीं कर रही थी, और ये बात कुरुसावा ने भी नोटिस की थी। और इन दी एंड अरोरा नजर नहीं आता खराब मौसम होने की वजह से। यहाँ पर शिन सबको कहती है कि आप लोग वापस चले जाओ, करीब ही हमने होटल बुक कराया है, मैं यहाँ पर सुबह तक वेट करूंगी अरोरा के सीन को शूट करने के लिए।
जबकि कुरोसावा अलग परेशान दिख रहा था। वो कहने लगता है कि आज इसका फेस स्माइल क्यों नहीं कर रहा था, आज इसकी आंखें नहीं चमक रही थी। उसकी मैनेजर कहती है कि शायद इस वजह से कि मैं अच्छे से तुम्हारी ट्रांसलेशन नहीं कर पाई। जब भी वो तुम्हारी बात सुनती है तो उसके कान में किसी और की ही आवाज होती है और वो हमेशा होजन की रही थी। अब वो बहुत परेशान थी। इतने में जब सुबह होने के करीब थी तो उसे होजन का मैसेज आता है। वो जाग रही थी। उसका मैसेज पढ़ते ही भागती हुई बाहर आती है। वो उसे कहता है कि तुम्हें कुछ दिखाना था और आसमान में ऑरोरा का नजारा था। ये लाइट्स देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और फिर उससे एक बहुत ही गहरी बात करती है। कहती है कि एक दफा एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को चॉपस्टिक से खाना सिखाया था और उसके बाद उनका ब्रेकअप भी हो गया था, लेकिन फिर भी उसे जब भी चॉपस्टिक दिखती थी तो अपनी वही गर्लफ्रेंड याद आती थी। मेरी विश है कि जब भी तुम ऑरोरा दिखो तो तुम्हें मैं याद आऊं। ये देखते ही होजन परेशान हो जाता है कि वो कैसी बात कर रही है। उसे उसकी फीलिंग्स अच्छे से पता थी और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि उस रात को जब वो उसके साथ लिविंग में रह गई थी ठंड में, तो इनफैक्ट उसकी की कमरे में नहीं रही थी। उसने जानबूझकर छुपा ली थी सिर्फ इसलिए कि वो होजन के साथ समय बिता सके। अब उसे परेशान देखकर वो कहने लगती है कि परेशान क्यों होते हो, सोल में कभी भी अरोरा नहीं दिखता, इसलिए तुम्हें मेरी याद आने का कोई चांस नहीं है। और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि अरोरा शायद इसलिए दिख गया था क्योंकि 7वां क्लोवर भी मिल चुका था और वो एक्सीडेंट के समय जब गाड़ी खराब हो गई थी तो बैठा होजन घास में से तलाश कर रहा था। वो चाहे या ना चाहे लेकिन उसके दिलो दिमाग पर हर वक्त मुई ही सवार रहती थी। अब ये नजारा देखते देखते कहीं न कहीं चामुही का दिल कर रहा था कि उसे अपना प्यार मिल जाए, वो हमेशा होजन के साथ रहे, लेकिन इनफैक्ट ये सब एक छलावा था। वो कहने लगती है कि मैं अंदर जाना चाहती हूँ, ये नजारा खत्म होते हुए देखना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जब वो अंदर जा रहे थे तो उसका रूम ऐसे लॉक हुआ था फ्रीजिंग सर्दी की वजह से कि वो खुल नहीं रहा था। यहाँ पर खड़ा हमारा हीरो खूब जोर लगाता है और वहाँ पर चपड़ चपड़ करती बोलती मुही उसके सामने हीरो की बहुत तारीफें कर रही थी। कहती है कि कुरोसावा काफी हैंडसम है, मैंने करीब से देखा है तो वो काफी अच्छा दिखता है, उसकी बॉडी भी अच्छी है और तो और जब स्माइल करता है तो करीब से उसके डिंपल्स भी दिखते हैं। वो सोचता है कि कितनी करीब जा चुकी है उसके और फिर अपने डिंपल्स दिखाने लगता है। कहता है कि डिंपल्स देखने के लिए करीब जाने की जरूरत नहीं पड़ती और फिर जोश में आकर इतना जोर लगाता है कि वो दरवाजा खोल ही लेता है। और फिर इतना जेलस हो गया था कि जाते जाते उससे कहता है क्या तुमने कुरोसावा के साथ बैठकर मार्शमैलोज खाए थे ना, तुम्हारे फेस पर स्वेलिंग हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि शिन ने किसी को भी नहीं बताया था कि उसने अपनी शादी कैंसिल कर दी है। इनफैक्ट वो ये बात छुपा रही थी, पर यही बात मैनेजर यू को पता चल जाती है। उससे गलती से टच हो गया था और नाजिन की कॉल उसने सुन ली थी। अब इसी बात पर शिन उससे कहती है कि अगर तुमने ये बात बाहर क्रू में किसी से आउट की तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। अब नेक्स्ट डे उन्होंने एक पार्क में जाकर शूट करना था। जब सारे लोग सेट के लिए तैयारी कर रहे थे तो यहाँ पर एक दफा कुरोसावा का चामुही से आमना सामना होता है। वो उसे बताते हैं कि ध्यान से फिरो, यहाँ पर बियर्स भी होते हैं। पर जिस तरह से शब्दों की बजाय वो बॉडी लैंग्वेज से उसे बातें समझाने की कोशिश करती थी वो बहुत क्यूट लगती थी और कहीं न कहीं कुरोसावा उसकी तरफ ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट हो रहा था। उसके दिए हुए वार्म पैड्स भी ले लेता है और फिर जब सोचता है कि बार बार मुझे उसका ख्याल क्यों आ रहा है तो वो फेंक भी देता है। इतने में चामुही और होजन वॉक करते करते पार्क में काफी दूर निकल जाते हैं। वो बताता है कि मैं बचपन में यहाँ पर इस पार्क में आ चुका हूँ, आगे करके एक झरना भी है और वो वाटरफॉल बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे ठीक से रास्ता याद नहीं है। वो कहने लगती है इसका मतलब है कि ये लेक नहीं है बल्कि वाटरफॉल का पानी है। वो कहता है ऐसा ही है और फिर वो अपने हाथ से पानी गिराने लगती है और कहती है हमारी वाटरफॉल तो यही बन चुकी है। वैसे बहुत सुंदर लग रही थी। वो उसे प्यार से देखने लगता है और वो भी खुद पर काबू नहीं रखती, करीब आकर उसे किस कर लेती है। अब उसके बाद ये झूठ बोलती हुई वहां से भाग जाती है कि डोरामी ने मुझे फोर्स किया ये सारा कुछ करने पर। अब वो तो उसे अवॉइड कर रही थी और शाम को जब वो लोग गेम्स खेल रहे होते हैं तो वो कुरोसावा के साथ ही खड़ी होती है और उसके साथ मिलकर एक्टिंग टीम को जितवाने की कोशिश कर रही थी। और दूर खड़ा हमारा हीरो होजन ये देख देख कर सोच रहा था कि देखो स्कीमें बना रहे हैं, शब्दों की तो समझ नहीं आती एक दूसरे की लैंग्वेज की। और फिर उसके बाद वो भी गेम में एंट्री करता है और उसके बाद उसने कुरोसावा से ऐसा मुकाबला किया था कि उसे हरा दिया था और साबित किया था कि मैं ही असली हीरो हूँ। अब प्रोडक्शन टीम की जीत हो चुकी थी। कुरोसावा को वैसे तो हारना बहुत नापसंद था, लेकिन अब की बार उसकी पार्टनर चामुही जो थी इसीलिए उसने हार को भी एक्सेप्ट कर लिया था और बोला था कि मैंने काफी एंजॉय किया, सबको पार्टी मेरी तरफ से होगी। इतने में होजन को कोई आकर कहता है कि मैंने सुना है बातों ही बातों में कि आप काफी अरसे से किसी लड़की को लाइक करते हैं, लेकिन वो कौन है ये तो आप किसी को भी नहीं बताते। और इतने में उसे शिन दिखाई देती है जो कि फ्रेंड से बैठी बातें कर रही थी और वो बस उसे देख रहा था। और उसी टाइम पर हमारी बेचारी हीरोइन चामुही उन दोनों को देख रही थी और उसे लग रहा था कि मैंने इसे किस किया, इनिशिएटिव लिया, फिर भी ये मेरे करीब नहीं आ रहा। लगता है कि जैसे ये इसे देख रहा है ये इसके प्यार से कभी मूव ऑन नहीं कर सकेगा।
यहीं पर ही वो सबसे गुड बाय करती है और कहती है कि मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, अब नेक्स्ट मुलाकात हमारी ब्रेक के बाद होगी। उसने अगली सुबह ही कोरिया वापस चले जाना था। अब वो जाती है और अपने कमरे में लेट जाती है। वो बहुत अपसेट हो गई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। इतने में वो देखती है तो टीवी पर उसे डोरामी दिखाई देती है, जो उससे कहने लगती है कि तुम बैड लक की किंग हो, देखा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, अब मैं तुम्हें एक सीन दिखाती हूँ। और उसे हेलुसिनेशन होने लगती है कि जैसे डोरामी गन लेकर गई है और उसने होजिन को बांधा हुआ है और उससे पूछ रही है कि तुम्हारे दिल में किसकी जगह है, क्या अभी तक यहाँ पर शिन की जगह है, क्या इस जगह को चामू ये रिप्लेस नहीं कर सकती, क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स नहीं है। और इसके साथ ही चामू बेचारी को अपने बचपन के ट्रॉमास याद आने लगते हैं। उसका बचपन बहुत ही मुश्किलों और मुसीबतों में गुजरा था, उसने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स देखे थे, सारी रात जागती रही थी। और फिर नेक्स्ट डे जैसे ही वो वापस जाने लगती है तो होजिन आता है, उससे कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। वो तुरंत ही उसके साथ चली जाती है। वो उसे बोलता है कि मैंने बहुत अच्छे से सोच लिया है, मैं शिन से अपने दिल की सारी बात करके अपना चैप्टर क्लोज कर दूंगा। मैं ये बोझ मन पर नहीं रखना चाहता, जब तक उसे क्लियर नहीं करूंगा, पिछले रिश्ते क्लोज नहीं करूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ये सुनते ही वो काफी खुश हो जाती है। वो यहाँ पर उसे एक इंग्लिश सॉन्ग भी लगा कर देता है और इस सॉन्ग से उनका ये ट्रैवल और ये मेमोरीज जुड़ जाती हैं। ऑल्दो इस सॉन्ग के लिरिक्स की कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी चामुही को ये बहुत पसंद आ गया था। अब वो जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचती है तो उसे मैनेजर यू के थ्रू पता चलता है कि शिन का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है। वो शादी नहीं करने वाली, बल्कि उसे हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। ये सुनते ही वो परेशान हो जाती है, इनसिक्योर फील करती है। उसे लगता है कि मैं हार जाऊंगी, अपनी फ्लाइट छोड़कर वापस पीछे भागती है। उसे जैसे ही पता चलता है कि होजिन एक बुक स्टोर पर है तो भागती हुई उधर पहुंच जाती, लेकिन उसके आने में देर हो गई थी। वो पहले ही शिन से मिलने के लिए वहां बैठा हुआ था। शिन उसे बता रही थी कि किस तरह से मेरा और तुम्हारे भाई का ब्रेकअप हो चुका है और अब शायद मैं तुम्हारी भाभी नहीं बन सकती। उन दोनों को इस तरह बातें करते देख वो परेशान हो जाती है। यहाँ पर बातों ही बातों में एक दफा वो दोनों स्माइल कर रहे थे और उसे लगता है कि मेरी स्टोरी का दी एंड। और साथ ही साथ डोरामी थी ना, उसके अंदर की हेलुसिनेशंस वो उसे यही दिखाती है कि तुम्हारी कहानी की कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती, तुम एक लूजर हो और हमेशा रहोगी, अभी भी भाग जाओ, कभी मुड़कर पीछे ना आना, जैसे बचपन में भाग जाया करती थी। वो जा रही थी लेकिन उसे जाते जाते होजिन देख लेता है, भागते हुए उसके पीछे आता है, उसे रोकता है, कहता है तुम क्यों ऐसे जा रही हो। और वो बस अपने मन की बातें उसे बताने लगती है। कहती है डोरामी ने मुझे पहले भी कहा था, लेकिन फिर भी मैं खुद पर काबू करती थी और कहती थी कि तुम ही जीतोगी। मुझे लगता था कि तुम्हारे दिल में जगह बनाने के काबिल हो जाऊंगी, लेकिन अब तुम्हें पता चल गया ना कि वो सिंगल हो चुकी है। तुम्हारा फर्स्ट लव ब्लूम करेगा, तुम उसके पास चले जाओगे। मुझे पता था कि मैं हारूंगी, लेकिन अब की बार होजिन उससे कहने लगता है कि वही पॉइंट है जैसे हम लोग जापान में खड़े हुए थे, पटड़ी के आजू बाजू, और बीच में से ट्रेन आने वाली थी। लेकिन अब की बार मैं सोच रहा था कि मैं पटरी क्रॉस करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा, पर लगता है कि तुम ऐसा चाहती ही नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप से लड़ो, इस डोरामी को हराओ, लेकिन वो इंसान कभी नहीं जीत सकता जो कि मन में पहले से ही अपने आप को हरा चुका हो। ये कहता हुआ वो वहां से चला जाता है। अब उसके बाद वो एयरपोर्ट पहुंचती है और बहुत रोती है। मैनेजर यू से चुप ही कराता रह जाता है कि तुम फिर से रिजेक्ट हो चुकी। और बस फिर वो बहुत ड्रिंक करती है, बहुत दुखी होती है और सारी फ्लाइट में सोती रहती है। जब उसकी आंख खुलती है तो एक्चुअली उसे कुरुसावा ने जगाया था। उसकी फ्लाइट मिस हो गई थी और वो नेक्स्ट फ्लाइट में जा रही थी। उसी फ्लाइट में कुरुसावा भी जा रहा था। और फिर उसके बाद वो ब्लैंक हो जाती है। हमें दिखाते हैं कि कोरिया आए उसे 2 हफ्ते हो गए हैं और यहाँ पर जब वो एक इवेंट में गई हुई थी तो वहीं पर उसकी नजर इंटरप्रेटर के तौर पर होजिन पर पड़ती है। वो उसे काफी देर तक देखता रहता है, लेकिन पास आकर बैठता नहीं है। ऑल्दो उसके अंकल ने जो सीट बुक कराई थी वो बिल्कुल चामुही के बाजू वाली थी। अब जैसे ही इवेंट खत्म होता है तो इत्तेफाक से अंकल और चामुही दोनों इकट्ठे एलिवेटर में जा रहे थे। वो उसे बताते हैं कि यहाँ पर जो इंटरप्रेटर था वो मेरे साथ ही है, उसका नाम होजिन है। और वो नीचे जैसे ही जाते हैं तो होजिन भी खड़ा हुआ था और यहीं पर ही उन दोनों का ऑकवर्ड सामना सामना होता है। अंकल उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या हम इकट्ठे डिनर करें, और उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। और वो इसलिए भी इस डिनर पर चली गई थी क्योंकि एक्चुअली उसका मैनेजर यू भी आजकल होजिन वाले घर में ही रह रहा था रेंट के तौर पर। उसका घर बहुत बड़ा था। यू को घर मिलने में थोड़े प्रॉब्लम्स हो रहे थे तो उसने उसी के ही घर में रेंट पर रहना शुरू कर दिया था। वो मैनेजर को देखने के बहाने वहां आती और उसे पता था कि यू आज यहाँ नहीं आया हुआ। अंकल भी बहुत शरारती थे। वो जानबूझकर होजिन को कहते हैं कि तुम कुकिंग करो। उसे पता था कि कुकिंग ये बहुत अच्छी करता है, लेकिन उसने होजिन के हाथ का खाना कभी भी नहीं खाया था। वो खुद साइड पर हो जाते और उन्हीं दोनों को किचन में छोड़ देते हैं ताकि इन दोनों को इकट्ठे टाइम पास करने का मौका मिल सके। जबकि उधर शिन आजकल ब्रेकअप के बाद काफी परेशान थी और नाजन से हमेशा के लिए नाता तोड़ना चाहती थी। और इसका सिर्फ एक ही रास्ता था कि उसने तो चीट किया नहीं, लेकिन अगर मैं उस पर एक दफा चीट कर दूं तो वो हमेशा के लिए मुझे भूल जाएगा। और यहाँ पर मैनेजर यू को उसकी ये बातें पता चल चुकी थी। यू जब भी उसे देखता था तो उसकी केयर करना नहीं छोड़ सकता था। उसे लगता था कि ये गलत हाथों ना चली जाए, इसीलिए उसके पास आता है। एक दफा उसका पैर मुड़ गया था तो उसे बैंडेज लगाता है, बहुत अच्छे से उसकी केयर करता है।
वो उससे कहती है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों होती है। वो बोलने लगता है कि आप हार्ट ब्रोकन जो है, और हाँ साथ ही साथ उसे ये भी कहता है कि आप इस टाइप की लड़की नहीं है जिसने चीट करना होता है वो कर देती है। बस मैं शूटर रहा हूँ, मुझे पता है, निशाने को देखो और ट्रिगर चला दो। और इसके साथ ही वो उसे किस करती है और कहती है चला दिया मैंने ट्रिगर, हो गई चीटिंग मेरी। जबकि उधर डिनर के बाद अंकल जानबूझकर चामुही को अपने साथ ही बिठाए रखते हैं, उससे बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चाय पी रहे थे। अब अंकल तो वहां से चले गए थे और होजिन से कहने लगते हैं कि ये लड़की बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद है और तुम दोनों का कपल बहुत सूट करेगा। जबकि उसी टाइम पर वो कमरे के बाहर खड़ा हुआ था और सुन सकता था कि चामुही वही सॉन्ग सुन रही है जो कि उन्होंने रास्ते में सुना था, इंग्लिश सॉन्ग। यहाँ पर उसकी डीवीडी पड़ी हुई थी। वो जैसे ही जाने लगती है तो कुछ छुपा रही थी। होजिन कहता है तुम्हारे पास कुछ तो है, तुम एक अच्छी चोर नहीं हो, और इसके साथ ही उसकी तलाशी लेता है और वो पकड़ी जाती है। उसने वही डीवीडी चुराई हुई थी। वो कहने लगता है कि ये सॉन्ग मैंने तुम्हारे लिए ही रखा हुआ था, तुम्हें खुद भी देना था लेकिन तुमने चुरा लिया। अब जैसे ही बेचारी जा रही थी तो टैक्सी में जाकर उसे पता चलता है कि रिकॉर्ड तो वहीं रह गया था, सिर्फ कवर उठा कर आ गई है। और होजिन ने भी ये रियलाइज किया था। वो उसे कॉल करता है और कहता है देखो कितनी बेकार चोर हो तुम, अब मैं तुम्हें डीवीडी पहुंचाने आ रहा हूँ, मुझे अपना एड्रेस बता दो। वो बहुत खुश होती है, तुरंत ही उसे अपना एड्रेस मैसेज कर देती है और उसके बाद अपने घर के बाहर खड़ी उसका वेट कर रही थी। और वो भी बहुत एक्साइटेड उससे मिलने के लिए जा रहा था। चामुही को लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन इतने में उसके घर के बाहर उसके आंटी अंकल पहुंच जाते हैं, जो उसे आकर लड़ते हैं, उसे डांटते हैं क्योंकि तुम्हारी वजह से अब रिपोर्टर्स हम तक पहुंच चुके हैं। वो चामुही के बचपन के बारे में कुछ पूछना चाहते थे और उसका बचपन बहुत डार्क था। ये सब कुछ होने के बाद वो बहुत अपसेट हो जाती है और चुपचाप वहां से अंदर चली जाती है। होजिन उसे कॉल्स करता है पहुंचकर, लेकिन उसकी एक भी कॉल नहीं उठा रही थी। वो उसके लिए परेशान होता है। नेक्स्ट डे पता करता है तो मालूम पड़ता है कि वो शूट पर है और अपना मेकअप करा रही है। और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि बेचारी चामुही का बचपन बहुत ट्रॉमा में गुजरा था। एक्चुअली उसकी मॉम ने उसके डैड को मार डाला था, और वो भी बर्थडे का केक खिलाकर अपनी बेटी के हाथों। और यही ट्रॉमा उसको आज ले डूबता है। उसे बार बार वही यादें आ रही जो बातें और ताने कल अंकल आंटी उसे देकर गए थे। अब उसके बाद दोरामी उसके सामने आती है और कहती है कि तुम हो इसी लायक, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, अपनी बॉडी को मुझे दे दो। और इसके साथ ही उसके अंदर से एक स्प्लिट पर्सनैलिटी उभरती है और उसको अपने वश में कर लेती है। अब वो आजकल चामुही नहीं बल्कि डोरामी बन चुकी थी। और ये पहली दफा नहीं हुआ था, बल्कि इससे पहले भी हुआ था, जब प्लेन में वो बहुत अपसेट थी। कुरोसावा उसे जगाने के लिए आया था, तो डोरामी ने यही सोचा था कि यही सही मौका है इसको और होजिन को दूर करने का। और उसके अंदर की डोरामी ने चामुही को यूज करते हुए कुरोसावा को किस कर लिया था। और तब से लेकर अब तक वो अपसेट था कि इसने मुझे दोबारा कॉन्टेक्ट बैक क्यों नहीं किया। अब एक तरह से चामुही तो गायब हो चुकी थी। एक दफा होजिन देखता है तो उसकी लाइब्रेरी में कोई आया हुआ था, और वो कोई और नहीं बल्कि चामुही बैठी हुई थी। वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या है, जब तुम्हारे घर आता हूँ तो बात नहीं करती, और अब मेरे घर में स्नीक इन कर चुकी हो। लेकिन इतने में वो कहने लगती कि वो थी ही पागल, लेकिन मैं नहीं हूँ, मुझे प्यार की भीख मांगनी नहीं आती, मैं तो लोगों को मार डालती हूँ। और बस उसे समझ आ जाती है कि जिसको वो कह रही है वो चामुही है और ये खुद डोरामी है। तो भोजन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था जो कुछ भी चामुही बोल रही थी। उसे लग रहा था कि इसने गलती की है, और एक्ट्रेस तो ये हमेशा से ही बहुत अच्छी है और अब ये डोरामी होने का नाटक कर रही है। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई विश्वास नहीं, अभी के अभी मेरे घर से चली जाओ, मैं मानने वाला नहीं हूँ। लेकिन वो चामुही तो थी नहीं जो सीधी सादी होती और उसकी बात मान लेती। वो तो थी डोरामी, जिसे अपनी बात मनवानी आती ही थी। वो बाहर खड़ी रहती है और फिर उसके बाद जैसे ही मौका मिलता है वापस उसके घर में दोबारा भाग जाती है। जाते ही पानी में कुछ मिलाती है और उसके घर में छुप जाती है। यही पानी अब हमारे हीरो ने पी लिया था और ये पीते ही उसका तो दिल घबराने लगता है। इतने में वो उसके सामने आती है और कहने लगती है कि जब मैं सोकर उठती हूँ तो अक्सर चामुही बनी हुई होती हूँ, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम और चामुही एक ही घर में अकेले रहो, क्योंकि मैं तुम दोनों के बीच का रिश्ता खत्म करने के लिए आई हूँ। और बस ये सुनते ही होजिन को तो नींद आ जाती है, वो सोफे पर लेट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो हैरान था। अभी भी उसे लग रहा था कि चामुही एक्टिंग ही कर रही है। वो सोचने लगता है कि कितनी आगे बढ़ गई है, इसने मेरे पानी में नींद की दवाई मिला दी थी, हद होती है। अब वो जैसे ही शो के सेट पर पहुंचता है तो वहां पर उसे पता चलता है कि चामुही खड़ी हुई है और वो ड्रेस वापस करने के लिए आई है। शूट वालों का ड्रेस पहन कर ही वो वहां से चली गई थी, लेकिन यहाँ पर उसकी पॉकेट में से एक पन्ना निकलता है, एक फटा हुआ पेपर, और चामुही को कुछ याद नहीं था कि ये कहाँ से आया है। इनफैक्ट ये वही पेपर था जो कि कल उसकी लाइब्रेरी में बैठकर डोरामी पढ़ रही थी, और बस उसके एक्सप्रेशंस देखते ही उसे समझ आ जाती है कि कल जो आई थी वो वाकई डोरामी थी, इसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी। और डोरामी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया था, बल्कि वो जगह जगह जाकर खूब अपने शौक पूरे करती थी और वो सारा कुछ करती थी जो चामुही नहीं कर पाती थी।
जैसा कि उसके अंकल के बेटे के यहाँ आजकल एक न्यू बॉर्न बेबी था और उसी के लिए चर्च में पूजा पाठ चल रही थी। वो वहां पर अपनी एक जबरदस्त सी बिंदास सी एंट्री देती है और उसके बाद अपने अंकल और आंटी को वो खरी खरी बातें सुना कर जाती है जो कि चामुही कभी भी नहीं सुना सकती थी। खूब बम फोड़े थे उसने वहां पर, लेकिन उनको गालियां नहीं दी थी क्योंकि ऑफ कोर्स वो चर्च में खड़ी थी। डोरामी जितनी ही बुरी और चालाक क्यों ना हो, लेकिन उसकी एक बॉटम लाइन थी जिसे वो क्रॉस नहीं करती थी। अब एक तरफ तो उसने होजन को पागल किया हुआ था, जबकि दूसरी तरफ कुरुसावा को दिखाते हैं वो भी उसके प्यार में लगता है कि दीवाना ही हो गया था। उसे उसकी बोल्डनेस काफी पसंद आई थी और उसे मिलने के लिए एक जगह आता है और कहता है कि तुमने मुझसे मिलने का वादा किया था, फिर मुझे बुलाया क्यों नहीं और कोई एक्सप्लेनेशन तो दो, तुमने मेरी किस स्टील की है। अब ये सुनते ही जो कि आगे चामुही थी वो तो परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि ये सब क्या है। उन दोनों को एक दूसरे की भाषा तो समझ नहीं आती थी, लेकिन इशारों की जुबान में और कभी इंग्लिश लैंग्वेज यूज करके वो थोड़ी बहुत अपनी बात एक दूसरे से एक्सप्रेस कर सकते थे। अब चामुही तो एकदम परेशान हो जाती है, उसे समझ आ जाती है कि ये सारा कुछ डोरामी कर रही है, कुछ अजीब व्यवहार हो रहा है मेरे साथ, बहुत सी बातें हैं जो मुझे याद नहीं रहती और अगले दिन कुछ लोग मुझे ऐसी बातें करते हैं जो मैंने किया ही नहीं था। और होजन उसे भी काफी देर सोचने के बाद विश्वास हो ही जाता है कि वाकई डोरामी थी जो मेरे घर पर आई थी। और फिर इतने में उसे चामुही की एक बात याद आती है। वो हमेशा उसे कहा करती थी कि डोरामी वो है जो मेरे माइंड में है और मैं चाहती हूँ कि वो ना जीते मैं जीतूं, तुम मेरे जीतने के लिए मेरी साइड पर रहना। और इसीलिए वो एक फैसला करता है। उनका शो आगे इटली तक चलना था। उसने ना पार्टिसिपेट करने का फैसला किया था, लेकिन अब वो इटली पहुंच ही जाता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि डोरामी जीते, बल्कि वो चामुही को जिताना चाहता था। आगे डोरामी बैठी हुई थी, उसे देखकर कहने लगती है कि बोला था ना चामुही का पीछा ना करना, उसके पीछे यहाँ तक क्यों आ गए हो। और वो बहुत ही चुलबुले मिजाज की थी और जब भी होजन उसके सामने आता था उसे डार्लिंग डार्लिंग कहने लगती थी। और आज भी जब उसके साथ वो लंच कर रही थी तो उसने बहुत सारी शॉपिंग की हुई थी, इतनी ज्यादा कि उसके कार्ड की लिमिट ही खत्म हो गई थी। होजन उससे कहने लगता है कि ये सारा पैसा चामुही ने कमाया है, उसी का ही है, तुम इस तरह से फजूल खर्ची नहीं कर सकती। और फिर उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है एक बहाने से। इटालियन लैंग्वेज तो डोरामी को आती नहीं थी, तो सारी की सारी शॉपिंग में एक्सपेंसिव ड्रेसेस वापस कर देता है और रिटर्न के पैसे अब चामुही के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन ट्रांसफर होते होते 3 दिन लग जाएंगे, तब तक वो और शॉपिंग नहीं कर सकेगी क्योंकि उसकी कार्ड की तो लिमिट ही ओवर हो गई थी। अब होजन उससे दोस्ती लगाता है, उसकी कमजोरी जानने की कोशिश करता है और बातों ही बातों में उससे उगलवा लेता है कि जब बहुत ज्यादा सैड या हम खुश हों तो फिर हमारी एक दूसरे की पर्सनैलिटी ट्रांसफर हो जाती है। और अब वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से इसको इमोशनल करें ताकि इसके अंदर की चामुही बाहर आ जाए, और फाइनली ऐसा करने में वो कामयाब हो भी जाता है। लेकिन उसी समय डोरामी ने एक और चालाकी कर दी थी। उसने कुरुसावा को वहां की फोटो सेंड करके वहीं पर ही बुला लिया था। अब जैसे ही चामुही वापस आती है तो सोचने लगती है कि ये क्या, यहाँ कुरुसावा क्यों आया खड़ा है, और दूसरी तरफ होजन भी खड़ा हुआ था। वो इन दोनों के बीच में एक सैंडविच बनकर रह गई थी। अब फाइनली उनकी इटली में शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर चामुही एक लैंग्वेज बोल रही थी, इटालियन लैंग्वेज में कुछ ओपरा के लिरिक्स थे, लेकिन वो हैरान थी कि ये मुझे याद कैसे हैं। और इसका जवाब ये है कि उसे होजन ने याद कराए थे उस टाइम पर जब वो डोरामी थी, और ऑफ कोर्स वो एक ही थी तो उनकी मेमोरीज आपस में ओवरलैप होती थी। जो कुछ डोरामी ने याद किया था ऑफ कोर्स वो बोल सकती थी। अब यही बातों से शक में डाल देती है। वो अपना फोन चेक करती है तो उसकी गैलरी में काफी सारी फोटोज पड़ी हुई थी जो उसे बिल्कुल नहीं याद थी, और इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि कल का सारा दिन इसने बहुत मस्ती की थी। डोरामी बनकर इसने कुरुसावा के साथ भी आउटिंग की थी, उसे अपने साथ डिनर पर ले गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने होजन को भी खूब तंग किया था। वो उसके साथ कभी स्नैक्स खाने चली जाती थी तो कभी ड्रिंक करने लगती थी, और इसी तरह से उसने मन की बहुत सारी बातें कर डाली थी। उसने यहाँ पर कुछ शॉपिंग भी की थी, और यही कैप पहनकर जब अगले दिन चामुही खड़ी हुई थी तो होजन को बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी कि लाइफ में हो क्या रहा है, मैं जितना सीरियस इंसान हूँ मेरे साथ तो इसने खेल तमाशा बना कर रखा हुआ है। अब एक दफा डोरामी उसे ये बताती है कि सिर्फ इतना ही नहीं, जो नाटक मैं यहाँ पर कर रही हूँ इससे भी ज्यादा मजे की चीजें मैंने की हैं। मैं चामुही के अंकल के घर पर गई थी और चर्च में खड़े होकर मैंने उन्हें वो बातें सुनाई है जितना उन्होंने चामुही को तंग किया था सारे बदले ले लिए हैं। इस बात पर वो उसे कुछ बुरा नहीं बोलता बल्कि उसे शाबाश देता है, और साथ ही साथ कहता है कि मुझे कभी कभी तुम पर दया भी आती है, लेकिन वो कहती है कि मुझ पर दया ना खाना, मैं बहुत जालिम हूँ। अब एक दिन तो उसने हाथ ही कर दी थी। वो शूट पर खड़ी हुई थी और वहाँ पर कुरुसावा का कैमरा चोरी करके ले आई थी। ये बात जैसे ही होजन को पता चलती है वो बोलता है ये सब क्या नाटक है, पहले तो सिर्फ शरारतें थी, अब तुमने चोरी चकारी भी स्टार्ट कर दी है। लेकिन वो कहने लगती है वापस देने के लिए ही तो चोरी की है, कल ये गुम होगा, उसे ये बहुत प्यारा है, और जैसे ही चामुही उसे वापस करेगी तो इन दोनों के बीच बॉन्ड एकदम ऊपर के लेवल का पहुंच जाएगा। और इसके साथ ही वो उसे ओपरा पर आने के लिए कल टिकट्स भी देने वाला है।
मैं चाहती हूँ कि इन दोनों का बॉन्ड बन जाए और तुम्हारे से उसका पत्ता साफ हो जाए। तुमने उसको बहुत दुखी किया है, 2-3 दफा तुमने उसे रिजेक्ट किया और इसी वजह से तो मुझे आना पड़ा है। पहले उसके बचपन के सारे ट्रॉमास, उसके बाद तुम्हारे दिए हुए ट्रॉमा। तुम उसकी लाइफ से जाओगे तो ही शांति बनेगी और वो खुश रह सकेगी। अब होजिन बेचारा क्या करता, उसकी डोरामी से जान भी छुड़ाना चाहता था, लेकिन मन ही मन में जेलस भी हो जाता था। वो चामुही को पकड़वाना तो नहीं चाहता था चोर के तौर पर, तो फिर ऐसा करता है कि कैमरा एक जगह पर जाकर छोड़ देता है और इन दिन वो चामुही को ही मिलता है। फाइनली वो चोर बनने से तो बच गई थी, लेकिन वो मन ही मन काफी दुखी रह रही थी। आज उसे अरोरा दिखता है तो वही अपना पुराना प्यार याद आने लगता है। वो बहुत इमोशनल हो जाती है और इसके साथ ही उसके इमोशनल होते ही दूसरी पर्सनैलिटी आ गई थी। अब वो डोरामी बनकर वहां से निकलती है। उसको एकदम से रोते हुए देख और फिर हंसते हुए देख, ये सारा कुछ कुरोसावा समझ नहीं पा रहा था। वो हैरान होता है, कैसे लगता है जैसे कभी मेरे साथ एक पर्सन है और कभी मेरे साथ दूसरा पर्सन है, होती तो यही चामुही ही है। तो वो तो आज चुपचाप उसका पीछा करने लगता है, लेकिन यहाँ पर तो डोरामी थी। वो मुड़कर उसे देखती है और एक ऐसा इशारा करती है जो कि मूवी के अंदर डोरामी की सिग्नेचर मूव थी। ये देखते ही उसे एकदम से फीलिंग आने लगती है कि ये तो डोरामी ही थी, ये चामुही नहीं थी। जबकि होजन के लिए तो एक ही निशानी थी, जब भी डोरामी आती थी उसे डार्लिंग कहकर बुलाती थी और ये देखते ही वो समझ जाता है कि रेड फ्लैग ऑन हो चुका है। आज डोरामी उसे कुछ राज की बातें बताती है और वो ये थी कि एक्चुअली चामुही की मॉम एक मर्डरर है और उन्होंने ही उसके डैड को भी मारा है और उसके साथ साथ वो अपनी बेटी को भी खत्म करने वाली थी। लेकिन ये सारा कुछ जानते हुए भी चामुही ने ये सारा कुछ छुपा लिया, अपने अंदर दबाए रखा। लेकिन मैं तो जानती हूँ ना, क्योंकि मैं तो उसी की ही अल्टर ईगो हूँ। लेकिन फिर भी लोगों को हकीकत पता चल गई थी और उसकी फैमिली उससे इतनी नफरत इसीलिए करती थी क्योंकि जैसी माँ वैसी बेटी। अगर कातिल माँ है जो अपने हस्बैंड तक को मार सकती है तो उसकी बेटी कितनी जहरीली होगी। और बस यही सुनते सुनते वो बड़ी हुई है। अब इतने में डोरामी काफी इमोशनल हो जाती है। वो होजन को हक करती है और उससे कहती है, मैं डिसअपियर होना चाहती हूँ इसकी लाइफ से, मैं चाहती हूँ कि ये शांति से जिए, लेकिन उसका सोल्यूशन यही है कि तुम इसे छोड़ दो। जब तुम इसकी लाइफ से चले जाओगे, इसे अलविदा बोल दोगे, तो मैं भी इसकी लाइफ से डिसअपियर हो जाऊंगी। अब एक दफा जब सारे कोलीग्स इकट्ठे डिनर कर रहे थे तो उसी टाइम पर होजन डोरामी के साथ फिर रहा था। इत्तफाक से वो लोग उनके सामने आने वाले थे, लेकिन वो तुरंत ही उसे छुपा लेता अपने कोट के नीचे और उसे छुपाता हुआ वहां से निकल गया था। लेकिन कोलीग्स ने नजारा देख लिया था। वो सोचने लगते कि मिस्टर होजन का सारा बचपन तो इटली में ही गुजरा था, तो ये लगता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, इटालियन गर्लफ्रेंड। और बस यही बात चामुही भी अगले दिन शूट पर सुन लेती है और वो मन ही मन में बहुत जेलस होती है कि रातों को ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता है। मुझे रिजेक्ट करने में तो 2 मिनट नहीं लगाए थे कि पुराने प्यार से मूव ऑन नहीं कर सका और अब झटपट इसने अपनी लाइफ पार्टनर भी चुन ली है। अब ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट हो ही चुकी थी, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी दिखाते हैं कि उनका शूट जारी था और कुरोसावा और चामुही की जोड़ी एकदम ब्लास्टिंग जा रही थी। अब उनका अगला शूट एक वाइनरी में होने वाला था। पिछले वाली वाइनरी में तो कोई इशू हो गया था तो उन्हें एक नई अरेंज करनी पड़ती है और ये किसी और की नहीं बल्कि होजन के मॉम की ही वाइनरी है। यहाँ पर नेक्स्ट डे एक वेडिंग का इवेंट भी होने वाला है, उससे पहले उन्होंने एक शूट कंप्लीट करना है। वहाँ पर और तो कोई भी नहीं जानता था कि ये होजन की मॉम है, लेकिन मॉम बहुत एक्साइटेड थी कि इतने सालों बाद अपने बेटे से मिलेंगी। एक्चुअली उन माँ बेटे के बीच में कुछ कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से उनकी लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब कोल्ड वार का एंड आने ही वाला था। अब जैसे ही शूट ओवर होने वाला था तो उसी समय वो लोग वहाँ पर कुछ फोटोज देख रहे थे और इसी में ही वो होजन के अंकल की फोटो देख लेती है और चामुही को लिंक्स डॉट्स कनेक्ट करते करते पता चल जाता है कि कोई और नहीं बल्कि होजन की मॉम है। वो तो बहुत खुश हो गई थी और उनसे कहती है कि क्या आप अपने बेटे से मिली हैं? अभी तक हमने मिलते हुए नहीं देखा आप दोनों को। और उसकी मॉम कहती है कि वो बहुत बिजी होगा। इतने में वो अपने एयरपॉड्स उतार कर उनको दे देती है और कहती है कि इस कैमरा में देखिए वो आपको देख रहा है। वो दोनों हेलो हाई करते हैं सबके सामने बहुत ऑकवर्ड सा और उसके बाद होजन आता है और सारा का सारा गुस्सा चामुही पर निकालता है। वो बोलती है कि मुझे क्या पता था कि माँ बेटे की लड़ाई है। अब जो भी है जैसा भी है तुम्हें अपनी मामा से मिलना होगा, उन्होंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। लेकिन वो कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलोगी और खाओ उनका खाना। उनको कभी खाना नहीं बनाना आता, सिर्फ अकेले मैं ही क्यों ये टॉर्चर सा हूँ, तुम भी वो खाना खाओगी। और इसके साथ ही वो वहां पर एक इटालियन मैन को जाते हुए देखती है जो कि काफी हैंडसम था। कहने लगती है कि इसी की तो कल शादी है यहाँ पर, ये अंदर क्यों जा रहा है।
वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो वो उसकी मॉम के साथ ही खड़ा हुआ था। उसकी मॉम का थोड़ा सा हाथ जल गया था तो वो चेक कर रहा था। उसकी मॉम एक दफा रोकती है और होजिन ये देखकर गुस्से में आता है और उससे लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। कहता है कि मेरी मॉम ने दूर रहने को कहा ना, तुम उनको हरास कर रहे हो। और बस इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में वो दोनों एक दूसरे को काफी मारते हैं। बड़ी मुश्किल से मम्मी लड़ाई खत्म कराती है और उससे कहने लगती है कि ये तुम्हारा होने वाला डैडी है, इसी से तो मैं शादी करने वाली हूँ, हमारी कल शादी है यहाँ पर। और बस गुस्से के मारे में वो दोनों माँ बेटा एक दूसरे पर फट पड़ते हैं। दिल की वो सारी भड़ासें निकालते हैं जो कभी नहीं निकाल सके थे। उसकी मॉम कहती है तुम्हें कैसे बताती, कभी मेरी कॉल अटेंड किया तुमने? तुम्हारे अंकल को बताया था क्या? उन्होंने तुम्हें ये मैसेज नहीं कन्वे किया? लेकिन अंकल तो लगता है कोई सरप्राइज ही देने में लगे हुए थे। वेल इन दी एंड गर्मा गर्मी में उनका एक दूसरे पर काफी गुस्सा निकल जाता है। तो यहाँ पर चामुही जानबूझकर गिर जाती है ताकि उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सके और वो इससे ज्यादा ना लड़े। अब ये बात होजिन को भी समझ आ गई थी। वो उससे कहने लगता है कि सिर्फ नाटक कर लेती गिरने का, खुद को चोट क्यों लगवाई? लेकिन वो बोलती है कि एटलीस्ट तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की कोल्ड वॉर तो खत्म हुई, मेरी चोट बेकार नहीं गई। एक्चुअली उसकी मॉम उसके डैड से बहुत यंग थी, उनकी स्टूडेंट हुआ करती थी और फिर उसके बाद उनकी लव स्टोरी का एंड बहुत बुरा हुआ था। वो दोनों अलग हो गए थे, लेकिन उसकी मॉम आज भी बहुत जवान थी। अगर वो अपनी लाइफ को आगे स्टार्ट करना चाहती थी तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। उन्हें एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ पार्टनर मिल चुका था। लेकिन उनकी लड़ाई इस बात पर हुई थी कि होजिन ने एक बुक पब्लिश की थी और उसमें उसने अपनी मॉम और डैड की लव स्टोरी से रिलेट होकर ही एक नॉवल लिखा था। और इसी पर उसकी मॉम की लड़ाई हो गई थी कि तुमने मेरी पर्सनल लाइफ को लीक कर दिया है। बाद में ठंडे दिमाग से सोचने पर दोनों को ही बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन अब उनके बीच बात करने का लिंक खत्म हो चुका था। अब फाइनली उनकी सुलह हो ही जाती है। ये देखकर चामुही और उसका होने वाला डैड बहुत खुश होते हैं। और फिर नेक्स्ट डे वेडिंग सेरेमनी थी जो कि सारे लोग ही अटेंड कर रहे थे। होजिन को यहाँ पर चामुही बहुत प्यारी लग रही थी। वो चाहता था कि हमेशा यही रहा करे और इसकी लाइफ के सारे ट्रॉमास खत्म हो जाएं। और इसके लिए डोरामी ने ये शर्त रखी थी कि वो उनकी लाइफ से चला जाए। वो फैसला करता है कि अब वो चामुही से अपना फासला ही रखेगा। इसीलिए वो जाता है और वाइनरी से एक वाइन उठा लेता है। उसकी मॉम कहने लगती है कि इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों पी रहे हो, क्या हुआ, क्या उस एक्ट्रेस ने तुम्हारा दिल तो नहीं तोड़ दिया? लेकिन वो कहने लगता है नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम बचपन से ही ऐसे हो। ताइक्वांडो सीखने जाते थे, बड़ी बड़ी चोटें लगती थी, लेकिन ऊपर से कह देते थे कि दर्द नहीं हो रही, तुम बिल्कुल नहीं बदले। पेन तो वाकई आज होजिन को भी हो रही थी, जबकि उधर चामुही को तो एक ही चुल लगी हुई थी और वो ये थी कि उसकी इटालियन गर्लफ्रेंड का पता चल जाए। अब वो देख रही होती थी इसके फोन पर इटालियन में मैसेज आया है, पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि पकड़ी जाती है। वो बहुत बुरी चोर थी। इतने में होजिन उसे छोड़ने का फैसला कर ही चुका था, दिल पर पत्थर रखकर। उससे कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ की वो सारी ग्लोरी देखो कि जिसका तुमने सपना देखा था। उसे पता था कि अगर इसके अंदर डोरामी रही तो सक्सेसफुल नहीं रह पाएगी और इसकी बीमारी एक ना एक दिन दुनिया के सामने जरूर आएगी। वो चाहता था कि इसके अंदर की डोरामी चली जाए, तो इसीलिए उसे अलविदा कह देता है और वहां से चला जाता है। और फिर उसके बाद शूट का वो दिन आता है जो कि हमें कहानी के बिल्कुल स्टार्ट में दिखाया गया था। आज उनका लास्ट डे था और यहाँ पर फाइनली कुरोसावा को अब हमारी हीरोइन से प्यार हो ही चुका था और वो सबके सामने अपने वादे के अकॉर्डिंग उससे अपने प्यार का इजहार भी करता है। और ये बात जैसे ही पता चलती है चामुही एकदम चौंक जाती है और होजिन उसके साथ कनेक्टेड था। उससे कहने लगती है कि मैं इसे क्या जवाब दूं, तुम बोलो ना, तुम्हें तो मेरा पता है ना। वो बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो मन करता है इसे जवाब दो, मैं उसे ट्रांसलेट कर दूंगा। और बस ये सुनते ही बेचारी चामुही का दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया था। वो कहने लगती है तुम्हारी जरूरत नहीं, और फिर इंग्लिश भाषा में उसे जवाब देने लगती है कि तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड आई हैव द सेम फीलिंग्स फॉर यू। वेल अब होजिन को तो लगता था कि जैसे सांप ही सूंघ गया है। सारे लोग वहां से उठकर चले जाते हैं, लेकिन वो अभी भी स्टूडियो में बैठा हुआ था। लेकिन एक उनका क्रू मेंबर था जो उन दोनों की केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पहचानता था। आज भी उनकी नजरों में देखकर समझ चुका था, उसने आज एक चाल चल दी थी। सबके जाने के बाद होजिन का जो भी रिस्पॉन्स था वो कैमरे में कैप्चर कर लेता है। जबकि उधर कुरोसावा को उसकी मैनेजर कहने लगती है कि इसका मतलब है चामुही ने फाइनली आपको लाइक कर ही लिया शो के एंड तक। लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं, मैं तो बहुत पहले ही रिजेक्ट हो चुका हूँ। लेकिन लगता है कि उसे आज रिजेक्शन मिली है। कुरोसावा काफी स्मार्ट था, उसकी आंखों में पड़ चुका था कि उसे जवाब देते हुए वो खुश से ज्यादा दुखी दिखाई दे रही थी और इंटरप्रेटर मिस्टर उसके काफी करीब है, ये भी बात वो जानता था।
अब शो के बाद कुरुसावा ने उसे टिकट्स दिए थे और वो दोनों इकट्ठे ओपेरा देखने के लिए जाते हैं वीआईपी सीट्स पर। लेकिन यहीं पर उसे कुछ याद आता है, वो एकदम बाहर जाती है और यहाँ पर उसे कुरुसावा की मैनेजर मिलती है, जो उसकी हील्स देखकर कहने लगती है कि उस दिन जब हम डिनर कर रहे थे तो आपको पता ही होगा कि हमने होजन के साथ उसकी गर्लफ्रेंड को देखा था, उसकी हील्स बिल्कुल आप जैसी थी। अब ये सुनते ही उसे एकदम समझ आने लगती है कि उसकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि डोरामी ही थी। ये हील्स मेरे पास है, ये लिमिटेड एडिशन है। वो इसी शौक में खड़ी हुई थी कि इतने में उसका क्रू मेंबर उसे एक फुटेज भेजता है और साथ ही साथ ये भी मैसेज करता है कि सारा समय जो भी आप बोलती थी, आपकी आवाज के साथ साथ आपके एक्सप्रेशंस भी होजन की स्क्रीन पर चलते थे। इसलिए मैंने सोचा कि अगर वो आपको देख सकता है तो आपको भी अधिकार है कि आप उसके एक्सप्रेशंस देखें। आपकी और उसकी लव स्टोरी एंड होने के बाद वो कितना रो रहा था। अब बेचारी के ऊपर इतना बड़ा इमोशनल धमाका हुआ था, रिस्पॉन्स तो मिलेगा ना। इसके साथ ही उसे बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें आने लगती हैं। वही डोरामी जो हमेशा उससे बातें किया करती थी, आज उसके सामने फिर से वो सारी यादें रख देती है जो उसने डोरामी बनकर जी थी। उसे वो सारे लम्हे याद आ जाते हैं कि किस तरह से डोरामी ने सारा टाइम होजन के साथ गुजारा था और उसकी कोई और गर्लफ्रेंड नहीं थी। और साथ ही साथ ये बात भी कि डोरामी ने उसके लिए ये शर्त रखी थी कि इसकी लाइफ से चले जाओ तभी मैं इसकी जान छोड़ूंगी, वरना ये सारी जिंदगी इसी बीमारी से खेलती रहेगी। अब ये सारा कुछ पता चलने के बाद वो बेचारी बहुत रोती है और बहुत सैड दिखाई देती है। अब उसके बाद जैसे ही वो वहां से जाने वाली थी तो होजन उसे मिलने के लिए आता है। यहाँ पर चामुही उसे साफ साफ कह देती है कि मुझे सब पता चल गया है, वो सारे लम्हे जो तुमने डोरामी के साथ बिताए थे। होजन हैरान था कि उसने बोला था ये सारी मेमोरी क्लियर करके जाएगी, लेकिन आगे से चामुही कहने लगती कैसे क्लियर कर देती, इन मेमोरीज में तो तुम जीते हो। अब इसके साथ ही होजन उसे किस कर लेता और ये भी कहता है कि अब डर कर भाग कर ना तुम्हें जीने दूंगा ना खुद जीऊंगा। यही टाइम है कि हम अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करें। अब फाइनली चामुही और होजन एक हो ही चुके थे, लेकिन हमेशा से चामुही का यही डर था कि जो भी अच्छी चीजों से मिलती है उसके बाद वो खो जाती है और कहीं वो दोनों भी अलग ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर होजन उससे कहने लगता है कि अगर होना है अलग तो हो जाएंगे, लेकिन कल की परवाह नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रेजेंट में जिएंगे और प्रेजेंट यही है कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। अब ये सुनते ही वो काफी खुश हो जाती है और उसके बाद वो उसे अपने घर लेकर जाता है। इटली में उसका अपना एक घर था जो कि इस टाइम पर बंद पड़ा था और वो घर भी बिल्कुल एंटीक टाइप का ही था, 100 साल से भी ज्यादा पुराना। यहाँ वो उसके लिए कुकिंग करने लगता है जबकि वो ब्लो ड्राई कर रही थी, लेकिन इतने में उनके घर की वायरिंग खराब हो जाती है और लाइट चली गई थी। और बस यहीं पर ही उसे प्रोटेक्ट करते करते होजन थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और हमारे हीरो और हीरोइन अपना क्वालिटी टाइम इकट्ठे स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ हमें कुरुसावा को दिखाते हैं, वो बहुत सैड तो दिखाई दे रहा था लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग कर रहा था। इनफैक्ट उसे पता था कि चामुही होजन को लाइक कर दिया और उस टाइम पर जब ओपरा के बाहर खड़ी वो रो रही थी तो वो उसे अंदर आने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि कहता है कि ओपरा तुम किसी और के साथ एंजॉय करना, अभी जाओ और उसे मना लो जिसे तुम सच में प्यार करती हो। कुरुसावा का कैरेक्टर भी बहुत अमेजिंग था और इसके साथ ही चामुही की लाइफ में हमेशा की तरह से कोई ना कोई ट्रबल तो आनी ही होती है, अब भी आ ही जाती है। सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो चुका था और वो ये था कि वो एक ऐसे लड़के को डेट कर रही थी जो कि मैरिड था और ये था उसके फर्स्ट बॉयफ्रेंड के बारे में जो कि जापान वाली लड़की से अब शादी कर चुका था। हकीकत तो ये थी कि उस लड़के ने चीट किया था चामुही के साथ, लेकिन लोग इसे इस तरह से डिपिक्ट कर रहे थे कि जैसे उस जापानीज गर्ल का बच्चा उसके बॉयफ्रेंड का ही था और वो दोनों मैरिड थे। चामुही ने उनके बीच दीवार बनने की कोशिश की और इसी सब की वजह से उसका इमेज बहुत खराब हो रहा था। सारे लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसका अगला प्रोजेक्ट तो रोमांटिक ड्रामा था और अब रोमांटिक के इमेज पर वो बिल्कुल भी पूरी नहीं उतरती थी। इस सब के लिए उसे काफी परेशानी उठानी पड़ती है और इन दी एंड वो अपने बॉयफ्रेंड और उसकी वाइफ से मिलने का फैसला करती है। वो एक्सो से कहने लगता है कि मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ और ये भी बताऊंगा कि तुम बिल्कुल भी चीटर नहीं थी, अगर चीटिंग की थी तो उसी ने की थी। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर लोग वही 8 अप्रैल वाली वो फोटो भी पोस्ट करने लगते हैं जो उसने जापान से अपने इंस्टा पर डाली थी और बाद में डिलीट कर दी थी। उस फोटो में साइड पोज था और साइड पोज से उसका एक्स बॉयफ्रेंड बिल्कुल होजन जैसा ही दिखता था और सब समझ रहे थे कि ये वही लड़का है। इसी वजह से ही तो उस पर किसी का घर खराब करने का इल्जाम लगा हुआ था। अब उनका क्रू भी इसी बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन करने लगता है खुद को क्लियर करने के लिए और इसी सब के बीच में शिन की भी नजर पड़ जाती है उसी फोटो पर जो उसने पहले नहीं देखी थी, 8 अप्रैल की डेट और वो आइलैंड। ये देखते ही उसे समझ आ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और उसे ये भी पता चल गया था कि ये लड़का होजन ही है। उसने साइड पोस्ट से उसे पहचान लिया था।
अब सभी लोग चामुही को तंग करने लगते हैं और वो ये सोचने लगती है कि अगर लोग मेरे एक्स बॉयफ्रेंड, उसकी वाइफ, इवन कि उसके पुराने पति तक पहुंचना शुरू हो गए हैं तो वो मेरे करंट बॉयफ्रेंड का क्या करेंगे। वो तो हमारी लाइफ में जहर घोल देंगे। वो नहीं चाहती थी कि होजन जो इतना सीरियस और कंजर्वेटिव रहने वाला इंसान है उसे इतना मीडिया का सामना करना पड़े। इसीलिए वो उससे कहती है कि 1 महीना मैं इस उलझन को सुलझाऊंगी, उसके बाद ही हम मिलेंगे। अब फाइनली बहुत दिनों बाद वो जब अपनी लाइब्रेरी में आता है तो वो देखता है कि सामने एक लड़की खड़ी हुई है जिसने डोरामी जैसा गाउन पहना हुआ है। वो डोरामी बनने की एक्टिंग तो पूरी कर रही थी, लेकिन 1 मिनट भी नहीं लगता वो जिन उसे पहचान लेता है। वो कहता है तुम 100 दफा मुझे डार्लिंग भी कहो, लेकिन फिर भी ये डोरामी वाला स्टाइल नहीं है। वो उससे कहने लगता है कि तुम कोशिश कर रही हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं, इसीलिए कि डोरामी वापस आ गई है। ऐसा नहीं होने वाला। और बस इतनी बड़ी एक्ट्रेस की सारी एक्टिंग हवा में बिखर जाती है और वो एक्सेप्ट कर लेती है कि आपकी दफा तो वो वाकई नाटक कर रही थी। डोरामी अब कभी भी लौट कर नहीं आई थी, जैसा कि उसने बोला था वो हमेशा के लिए जा चुकी थी। अब जब चामुही सारा कुछ सेटल कर लेती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी वाइफ के साथ सब कुछ क्लियर भी करती है, सोशल मीडिया पर फोटोज भी पोस्ट करती है, तो ये कंट्रोवर्सी हमेशा के लिए दब गई थी। लेकिन उसके बाद वो अपनी टीम से भी सॉरी करती है कि आप सबको बहुत कुछ सफर करना पड़ा है, और साथ साथ में कुरोसावा के सामने भी शर्मिंदा हूँ। वो हीरो था इस ड्रामे का। लेकिन वो बताते हैं कि कुरोसावा ने आपको फुली सपोर्ट किया है। जापान में बैठकर भी वो अपने मीडिया को हैंडल कर रहा था, आपके बारे में क्लियरेंस दे रहा था, और उसने वहाँ के मीडिया को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। ये सुनते ही वो काफी थैंकफुल फील करती हैं। और जब अपने उस शो की फाइनल फाइल देखने के लिए वो दोनों बैठे हुए तो यहाँ पर काफी सारी बातें भी करते हैं। हमेशा से चामुही को लगता था कि जो शो की आखिरी शूटिंग में उसने मुझसे आई लव यू बोला था वो सिर्फ स्क्रिप्ट के तौर पर था, लेकिन उसे असिस्टेंट डायरेक्टर के थ्रू पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उन्होंने वो दिल से बोला था। अब वो काफी शर्मिंदा थी। वो मन ही मन में सोचने लगती है कि इसे कैसे पूछूं कि उस दिन जो बोला था सच में था, क्या तुम मुझसे रियल में प्यार करते हो। उसे लगा था कि ये कुछ भी नहीं समझेगा, लेकिन अब की दफा कुरोसावा काफी अच्छी कोरियन समझ कर आया था और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कुछ शब्दों से मुझे समझ आ गई है। हाँ तो मैं क्लियर कर देता हूँ, शर्मिंदगी तो मुझे बहुत हो रही है, लेकिन ये सच है कि मैं सच में तुमसे प्यार में पड़ चुका हूँ। स्टार्ट में मैं तुम्हें ज़ॉम्बी कहता था, तुमसे नफरत करता था, लेकिन रियलिटी यही है कि मैं तुम्हारे लिए फॉल कर चुका हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि होजिन भी ट्रेन से बुसान जा रहा था और यहीं पर ही उसके साथ वाली सीट पर आकर शिन बैठ जाती है। अब की बार वो शिन से भागना नहीं चाहता था क्योंकि वो उससे मूव ऑन कर चुका था। कोई और उससे मिल गया था जिसे वो चेरिश करता था। एक तरफ वो शिन से सारी बातें क्लियर कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ चामुही कुरोसावा के साथ होजिन उसे सारी कहानी सुनाता है कि किस तरह से मैं स्टार्ट से ही तुम्हें प्यार करता था, लेकिन तब बहुत शर्मिंदा हुआ जब पता चला कि तुम मेरे ही बड़े भाई की गर्लफ्रेंड हो। काफी अरसा मैं इसी फर्स्ट लव पे अटका रहा था, लेकिन अब फाइनली मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। शिन भी उससे कहती है कि अब मैं तुम्हारी भाभी तो नहीं बनने वाली, हाँ लेकिन कोई मेरी लाइफ में आ गया है जो कि बिल्कुल मेरे स्टाइल से मुझसे प्यार करता है और मुझे हमेशा के लिए अपनाना चाहता है। उसका भाई नाजिन तो हमेशा से बोझ समझकर ही शिन से शादी कर रहा था, लेकिन वैसा प्यार कभी भी नहीं चाहती थी। अब फाइनली वो दिन आता है कि जब होजिन के ऊपर से सारा बोझ उतर चुका था। वो और शिन अपना अपना रास्ता नापते हैं और हमेशा के लिए एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं। उधर कुरोसावा ने भी चामुही को बेस्ट विशेस दी थी, अपने शो के लिए भी और आगे की उसकी लाइफ के लिए भी। और उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है जिसे वो काफी दिनों बाद देख रही थी। अब वो दोनों इकट्ठे स्टार्स का नजारा करते हैं। यहाँ पर चामुही कहती है कि यहाँ पर इतने अच्छे से स्टार्स नहीं दिखते, मैं ऐसी नाइट में स्टार्स देखना चाहती हूँ जहाँ पर फुल स्काई पर स्टार्स हों। और होजिन उससे कहता है कि हाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं तुम्हें जरूर लेकर जाऊंगा। दूसरी तरफ हमें शिन को दिखाते हैं, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी और कह रही थी कि मैं मूव ऑन भी कर चुकी हूँ और मुझे अगला बॉयफ्रेंड भी मिल चुका है, और साथ ही साथ उसकी बहुत सारी तारीफें भी कर रही है कि वो इतना टॉल है और इतना हैंडसम है। और उसी टाइम पर जब वो उनको फोटो दिखाना चाहती थी वो पीछे आकर खड़ा हुआ था और वो मैनेजर योंग ही था। वो हमेशा से शादी जैसा बंधन चाहती थी और मैनेजर योंग का भी बिल्कुल ऐसा ही माइंड था। वो आज उसे प्रपोज करता है शादी के लिए, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। उधर होजिन जब अपने घर पर खड़ा हुआ था तो उसे मिलने के लिए किसी ने आना था, और उसी टाइम पर चामुही भी एक ब्रांडेड शॉप पर शॉपिंग कर रही थी। यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाते हैं कि एक दफा होजिन के अंकल चामुही के अंकल और आंटी से मिलने के लिए गए थे। वो बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली थी। वो उनसे जैसे ही उनकी बेटी चामुही के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ उसे हमने अडॉप्ट तो जरूर किया था क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन हमने कभी भी उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिताया। और हाँ अगर आपका बच्चा उसके साथ किसी रिश्ते में पड़ना चाहता है तो हमारा यही मशवरा है कि उससे फासला रखना, वो एक अच्छी माँ की बेटी नहीं है। ये सुनते ही अंकल को काफी गुस्सा आ जाता है। अब होजिन से एक दफा चामुही के अंकल मिलने के लिए आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें सारा कुछ पता है उसके बारे में। होजिन का कहना था
कि चामुही ने मुझे सारी रियलिटी बता दी है। वो घटना जो उसके बचपन में हुई थी, उसने आज तक शब्द नहीं खोले थे सिवाय मेरे सामने। मुझे सब मालूम है क्या हुआ है। चामुही से उसी टाइम पर उसकी आंटी मिलने के लिए आई हुई थी। वो कहने लगती है कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम ऐसी जगह शॉपिंग करो, लेकिन चामुही का कहना था कि मैं चाहूँ तो ये पूरी की पूरी शॉप खरीद सकती हूँ। वेल, चामुही को हमेशा से लगता था कि जो उसे दिखती है वो डुरामी है, लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी फीलिंग आती थी कि वो उसके बचपन की इनर सेल्फ थी जो उसके सामने आती थी। लेकिन जो भी थी, अब तो वो आना बंद हो चुकी थी। साइकेट्रिस्ट ने भी उसे ये हिंट दिया था कि हो सकता है वो डुरामी ना हो, वो तुम्हारी बचपन की कोई याद हो। उसे ये बात कभी भी समझ नहीं आई थी, लेकिन आज के दिन वो बात समझ आ जाती है जब उसकी आंटी उसे बताती है कि तुमसे हम नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल तुम्हारी माँ की जैसी है। तुम आईने के सामने खड़े होकर जिसे रोजाना देखती हो वो तुम्हारी माँ का चेहरा है। उसी टाइम पर होजिन को भी चामुही के अंकल एक फोटो दिखाते हैं और उस फोटो में छोटी सी चामुही अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी और उसकी माँ बिल्कुल डोरामी जैसी दिखती थी। वो ना सिर्फ वैसी दिखती थी बल्कि उनकी असली लाइफ में कैरेक्टर भी वैसा ही था जैसे रूथलेस डोरामी थी अपनी हॉरर मूवी में। अब जैसे ही ये शौक चामुही पर पड़ता है, वो तो गिरते ही बेहोश हो जाती है और उसे अपने बचपन में अपनी माँ की शक्ल याद आ जाती है जो उसे पहले कभी भी याद नहीं थी। उस दुर्घटना के बाद उसने भूल दी थी। उसकी माँ ने अपने पति को भी मार डाला था और साथ ही साथ अपनी बेटी को भी वही जहर भरा केक खाने को बोलती है। खुद भी वो जहर वाला केक खा चुकी थी, लेकिन चामुही ने इनकार कर दिया था और बैल्कनी से छलांग लगा दी थी। आज भी उसे इतना ही बड़ा शौक मिला था। वो जब होश में आती है तो उसे मिलने के लिए होजिन उसके पास आता है और जैसे ही वो ठीक होती है तो उससे बातें कर रही थी। होजिन उसे कहता है कि एक और राज है जो तुम्हें पता नहीं है, और वो ये है कि जैसे ही तुम बैल्कनी से गिरी थी पुलिस आ गई थी और उन्होंने तुम्हारे मॉम और डैड को भी रेस्क्यू कर लिया था। तुमने तो सबके सामने यही नाटक किया था कि तुम्हारी इस एक्सीडेंट की मेमोरी लॉस हो गई है, तो उन्होंने तुमसे ये बात छुपा ली थी। लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हारे डैड और तुम्हारे मॉम दोनों रेस्क्यू हो चुके थे, वो जिंदा हैं और इस टाइम पर अब्रॉड में, अलग अलग अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में। यानी कि वो बेचारी जो हमेशा खुद को अनाथ समझती थी वो अनाथ नहीं थी। और जो हेलुसिनेशंस उसके सामने आती थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी, जो बचपन में उस एक्सीडेंट के टाइम पर उसे कह रही थी कि कभी तुम खुश नहीं रह सकोगी, इसीलिए ये केक खाओ और मर जाओ। वेल, अब फाइनली अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए वो फैसला करती है कि अपनी माँ से मिलने के लिए जरूर जाएगी। वो अपनी माँ का आता पता निकलवाती है और उससे मिलने के लिए निकल जाती है। होजिन बहुत कहता है कि मुझे साथ ही ले चलो, लेकिन वो कहती है कि तुमने बोला था ना कि हो सकता है हम मिल रहे हैं, अलग हो जाए, यही मेरा सबसे बड़ा डर है। तो आज के दिन मैं तुमसे अलग होती हूँ, वापस आऊंगी तो मैं दोबारा से कोर्ट करूंगी और फिर से तुम्हारा दिल जीत लूंगी। और फिर फाइनली वो अपनी मॉम से हर चीज क्लियर करने के बाद एक नॉर्मल सी लड़की बनकर वापस आ जाती है और वो दोनों इकट्ठे स्टार्स देखने के लिए जाते हैं। वो उसे कोर्ट कर रही थी, उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम बहुत हैंडसम हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और इसके साथ ही हमारा हीरो 1 मिनट नहीं लगाता उसे एक्सेप्ट करने में। और बस इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।